आप सब साथियों के इल्म में है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तकरीबन 5वां साल है जिसमें हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का ये प्रोग्राम जो मुनक़्क़िद कर रहे हैं और ट्रू के प्लेटफॉर्म से इसको मुनक़्क़िद किया जाता है। आज हमने इसमें कई हमारे कोलैबोरेटिव पार्टनर्स इसमें मौजूद हैं। 5 साल से अगर हमने इस प्रोग्राम को किया है तो यहाँ हमारे दोस्त फैसल मुबीन साहब मौजूद हैं। फैसल मुबीन जो है वो कंसल्टेंट हैं और इसी तरह से ICMA के जो है मेंबर भी हैं, इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट हैं और जो कहने एक तवील तजर्बा रखते हैं, अपने तारुफ में बात कर भी देंगे। हमारे रिसोर्स पर्सन अमूमन यही होते हैं। एक दफ़ा इन्होंने किसी और को भेजा था, वरना हमें हमारी इनसे सेटिस्फेक्शन जो है वो निस्बतन ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज़ जो आज की कोलैबोरेशन हमारे पार्टनर हैं वो इंस्पायरिंग टाइम लीडर से फरूक साहब हैं जो कि इस प्रोग्राम में कोलैबोरेट कर रहे हैं। और तीसरा कोलैबोरेशन आप लोगों के इसरार पर हमने कोशिश की कि हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी कर लें, क्योंकि कई साथी ऐसे होते हैं जो आ नहीं सकते हैं और अगर आ भी जाते हैं तो बहरहाल रिकॉर्डिंग ऐसी होती है कि इन फ्यूचर आप उसको देख सकते हैं, उसके नतीजे में चीज़ों को जो कर सकते हैं। तो MFM के डायरेक्टर यहाँ पे मुस्तफ़ा बिन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। ये इनका एक इदारा है जो ये इवेंट्स की रिकॉर्डिंग्स और उस तरीके से मुख्तलिफ जो भी मीडिया के काम होते हैं कर रहे होते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा फैसल मुबीन साहब से कि तशरीफ लाएं और आज के इस प्रोग्राम को फैसल मुबीन मेरा नाम है, जैसे मारूफ भाई ने भी आपको बताया। मेंबर हूँ मैं ICMA का इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और टैक्सेशन की प्रैक्टिस करता हूँ। ERP अकाउंटिंग की सर्विसेज हम देते हैं। तो ये हमारा 5वां यहाँ पे रेगुलर प्रोग्राम है, इनकम टैक्स अवेयरनेस सेशन है। बेसिकली पर्पस तो बेसिकली इसको करवाने का होता है हर साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स वो फाइल करना जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे कंपलसरी होता जा रहा है और FBR और जो गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा कर रही है। उसने पहले कॉन्सेप्ट लेकर आई फाइलर का और नॉन फाइलर का। इस साल बजट के अंदर ये एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ गए कि लेट फाइलर का। अब हमें बेसिकली फाइलर नॉन फाइलर के बीच में एक लेट फाइलर की कैटेगरी भी आ गई है। अब एक अवेयरनेस सेशन है बेसिकली, उसमें एक तो ये एक चीज़ क्लियर करनी है कि हमने अपने आप को लेट फाइलर बनने से एक तो बचाना है और नॉन फाइलर तो रहने का चांस नहीं है, क्योंकि नॉन फाइलर के ऊपर आपको पता है कि इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं वो हर जगह डबल है और जहाँ प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस लोग करते हैं वहाँ पे डबल से भी ज़्यादा है। तो लेट फाइलर कैटेगरी से बचने का एक ही तरीका है कि जो स्टैंडर्ड डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की वो 30 सितंबर होती है हर साल की। तो हम सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 30 सितंबर से पहले अपना रिटर्न फाइल करते हैं। 30 सितंबर के बाद क्या होगा? 30 सितंबर के बाद हो सकता है कि ऑफिशियली 1 महीने की एक्सटेंशन मिल जाए FBR की तरफ से। तो वो जो 1 महीने की एक्सटेंशन होगी वो भी ड्यू डेट के अंदर ही काउंट होगी। लास्ट ईयर उन्होंने 31 अक्टूबर की डेट के बाद लोगों के जहन में था कि डेट्स एक्सटेंड होती रहेगी जैसे हर साल होता है, उन्होंने एक्सटेंड नहीं की। 31 अक्टूबर के बाद जितने भी रिटर्न्स भरे गए वो सारे के सारे नॉन फाइलर में चले गए। लेकिन इस साल क्या होगा? इस साल ये होगा कि 30 सितंबर के बाद अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो फिर आप लेट फाइलर कंसीडर होंगे। तो आपके ऊपर जो है टैक्स रेट जो है लेट फाइलर पे लगेंगे, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन अगर आप लोग कर रहे हैं। उसके अलावा अदर देन जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर रेट जो है नॉर्मल लगेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि कानून किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। FBR कोई SRO लाके कोई नोटिफिकेशन लाके बोले कि लेट फाइलर के रेट भी हमने नॉन फाइलर के रेट्स के बराबर कर दिए। तो वंस अगर आप उस कैटेगरी के अंदर आ गए लेट फाइलर की और रेट्स आप पे हो गए डबल, तो फिर तो आपको 1.5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा अपने आप को फाइलर कैटेगरी में ऑफिशियली लाने के लिए, क्योंकि वो साल में एक दफा जो है फाइलर की लिस्ट अपडेट होती है, उसके बाद फिर वो हर साल मार्च में अपडेट होती है। तो अगर मैं फाइलर बन भी गया लेट फाइलर के बाद रेट बढ़ गए तो मैं फाइलर नहीं बन पाऊंगा। तो मुझे मार्च 2026 तक का इंतजार करना पड़ेगा और मार्च 2026 तक मेरी जितनी भी लेट सपोज मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ, किसी जगह मैं विजिटिंग फैकल्टी में पढ़ा रहा हूँ, तो नॉर्मल रेट अगर 11% के सर्विस के पेमेंट के बाद तो मेरे 22% कटते रहेंगे 1.5 साल तक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम रिटर्न जो है अपने सबसे पहली जो चीज़ें वो करें टाइमली फाइल कर दें, नंबर 1। नंबर 1 के बाद नंबर 2 जो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि FBR ने सिस्टम थोड़ा सिंप्लीफाई तो बिल्कुल किया है कि उसने एक एप्लीकेशन बना दी। उस एप्लीकेशन के अंदर आपके पास ID पासवर्ड है, आप उससे लॉगिन होते हैं। उसके अंदर बिल्कुल फॉर्म्स बने हुए हैं, आपको पता है कि मैंने इस फॉर्म में जाके इस जगह डाटा फीड करना है, उसका इम्पैक्ट ये आएगा। ठीक है, लोग YouTube चैनल्स देखते हैं, YouTube चैनल से उनको एक आइडिया हो जाता है कि बेसिकली इस फॉर्म के ऊपर मैं एंट्री करूंगा तो मेरा रिटर्न सबमिट हो जाएगा।
ये चीज़ तो उसने सिंप्लीफाई कर दी है, लेकिन क्योंकि बेसिकली लोगों के पास टैक्स की इतनी नॉलेज नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो उनको प्रॉपर उसके अंदर फीड करनी चाहिए वो स्किप हो जाती है। और जब वो स्किप हो जाती है और वो इन्वेस्टमेंट या वो अमाउंट, वो इनकम जो वो डिक्लेयर नहीं कर पाते हैं, उसको अगर वो री इन्वेस्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर या बैंक के डिपॉजिट्स के अंदर, तो वहाँ फिर उनका इम्पैक्ट आता है आगे आने वाले सालों। तो यहाँ बेसिकली अवेयरनेस सेशन कराने का या ओरिएंटेशन का मकसद ये है कि जब आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने जाएं तो कुछ पॉइंट्स का जो है आपने ख्याल रखना है। अगर आप लोग सेल्फ रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है, और पर्पस भी यही होता है कि आप इसमें जो पोजीशन है कि डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा गैप आ गया है, कि डिमांड फाइलिंग करने की बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर शख्स चाह रहा है कि वो फाइलर बन के नेट में आ जाए, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर है वो बहुत कम हो गए। और जो सर्विस प्रोवाइडर है, ऐसी बात है, ओवरलोडेड है वो भी, क्योंकि एकदम से जो है आप समझें कि क्लाइंट बेस जो बहुत बढ़ गई है, तो वो प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते, एक स्पेसिफिक रिटर्न को वो प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते हैं, तो उसमें फिर गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो उसकी अच्छी स्ट्रेटेजी ये है कि आप अपना रिटर्न या तो सेल्फ भर लें, ठीक है, और उसके बाद किसी अपने ही नेटवर्क में जो ये रेगुलर काम कर रहे हैं उससे रिव्यू करवाएं कि भाई मैंने अगर अपनी इनकम शो की है तो वो प्रॉपर इनकम शो की है, अगर सैलरी इनकम है मेरी तो उसको मैंने प्रॉपर शो किया है। लेट सपोज मैंने प्रोविडेंट फंड मिलता है, मैंने उससे लोन प्रोविडेंट फंड विड्रॉ कर लिया है, उसकी मैंने प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर दी है। प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन में करने जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन भी 3-4 स्टेप्स की होती है कि आप इंस्टॉलमेंट दे रहे होते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, ठीक है, आपने खाली जो है फाइल ट्रांसफर नहीं की, पूरी पेमेंट कर दी। ये सारी अलग अलग ट्रांजैक्शन है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सब की रिपोर्टिंग बिल्कुल अलग अलग तरीके से होगी। तो उसमें फिर क्या होता है, आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी, तो जाहिर सी बात है जब आप सेल करेंगे तो आपने जब खरीदी होगी उसमें और सेल प्राइस में डिफरेंस होगा, तो उसमें जो आपको प्रॉफिट हुआ है लेट सपोज, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, उसको हमने कहाँ पे रिकॉर्ड करना है। बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर, उसको रिपोर्ट करना भूल जाते हैं, क्योंकि उनके सामने बेसिकली होती है कि सैलरी इनकम है हमारी और ये हमारी विजिटिंग फैकल्टी की इनकम है, दो इनकम उनके सामने होती है और उनको बैंक से प्रॉफिट्स मिल रहे होते हैं या डिविडेंड मिल रहे होते हैं, वो उसको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। जब वो उसको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं और एफबीआर के पास थर्ड पार्टी डाटा आता है, तो वो फिर बताता है कि आपका जो रिटर्न है वो इनकम्प्लीट रिटर्न है और आपने अपनी ये वाली इनकम डिक्लेयर नहीं की है। अब लेटर आने का मसला नहीं है, जब आपके पास लेटर आएगा तो जाहिर बात आप उसका जवाब दे देंगे, क्योंकि जो आपकी ऑफिशियल इनकम है, जो बैंक से प्रॉफिट आ रहा है, सिर्फ आप रिकॉर्ड करना भूल गए, लेकिन उसमें आपका टाइम बहुत ज़ाया होगा। जब आप उस लेटर का कंप्लाइंस करने जाएंगे तो उसमें आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आपको स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होगा कि आप उसके लिए फिर आप कंसल्टेंट ढूंढेंगे कि उसका वो प्रॉपर रिप्लाई करे। अच्छा, रिप्लाई करने से भी काम खत्म नहीं हो जाता, रिप्लाई करने के बाद आपको प्रॉपर उसका फॉलोअप करना है कि जो मेरा रिप्लाई है जो मैंने सिस्टम के ऊपर किया है, ई रिप्लाई जिसको बोलते हैं, क्या वो प्रॉपर जगह पे जाके हिट कर गया या नहीं कर गया। तो आपको फिर वो आपका जो आईआरएस का फोल्डर है उसको ओपन बार बार चेक करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर अभी हमारे पास स्क्रीन आ जाएगी तो उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन है। तो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके जब तक वो हिट नहीं होगा, जब तक आपकी एप्लीकेशन आप समझ रहे हैं कि मैंने जवाब दे दिया और सिस्टम कह रहा है कि आपका जवाब अभी रिलेवेंट जगह पे पहुंचा नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिटर्न फाइल करने के साथ साथ हमें इसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि एक दफ़ा जब हम रिटर्न फाइल कर देते हैं तो गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग हो जाती है, तो वो रिपोर्टिंग बेसिकली बाद में फिर हम हिट ना करें। तो कहाँ से ये क्योंकि लेट चली गई है तो हम इसको क्वेश्चन आंसर सेक्शन को भी स्टार्ट कर देते हैं पहले से, क्योंकि जैसे 5वां साल है हमारा तो बहुत सारे लोग काफ़ी अवेयर हैं, ठीक है ना, कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे होता है, वेल्थ स्टेटमेंट कैसे बनती है, तो उसमें किसी का अगर क्वेश्चन भी हो तो क्वेश्चन भी हम स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आपने देखना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होनी चाहिए कि ये लिस्ट आपके पास है, उसके बाद रिटर्न फाइल करें। सबसे पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट आपने अपनी जरूर देखनी है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपकी सैलरी जाती है, ठीक है, और अगर आप विजिटिंग फैकल्टी के अंदर भी पढ़ा रहे हैं या इवनिंग प्रोग्राम में यहाँ पढ़ा रहे हैं तो वो पेमेंट भी वही जा रही है बैंक के अंदर। तो बैंक स्टेटमेंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर यही ट्रांजेक्शन आनी चाहिए। सपोज एक टैक्स पेयर है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ सैलरी है, अगर उसकी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ सैलरी है तो जो उसकी बैंक स्टेटमेंट है उसके अंदर 12 एंट्री आनी चाहिए। पूरे साल के अंदर अगर 12 महीने की सैलरी मिली है तो 12 एंट्री होगी,
लेकिन जाहिर सी बात है वो सैलरी निकालता है, कैश विड्रॉ करता है, फिर वापस जमा करा देता है, एटीएम से कुछ निकाल देता है, तो वो ट्रांजैक्शन करता रहता है पूरे साल में। और फिर कुछ पेमेंटें बाहर से भी आती हैं, ठीक है, ओवरसीज आपके कोई बहन भाई बैठे हुए हैं, रिलेटिव बैठे हुए, उन्होंने आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए, ठीक है, और उसके बाद बोला कि ये पेमेंट आप जो है फला फला शख्स को, ईद पे पैसे आते हैं, रमजानों में आते हैं, कुर्बानी पे आते हैं, तो ओवरसीज पाकिस्तानी आपके बैंक अकाउंट को यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि बेसिकली बैंक का अमाउंट बढ़ जाता है, और जब आप रिटर्न भरते हैं तो रिटर्न आप भरते हैं सैलरी का, तो जब आप सैलरी का रिटर्न भरते हैं और लेट्स सपोज आपका केस इंक्वायरी में आ जाता है, तो एफबीआर क्या देखता है, उसे बैंक स्टेटमेंट का नीचे का टोटल देखता है कि आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे आए और आपने अपने रिटर्न में इतनी इनकम डिक्लेयर की है, तो ये मिसमैच हो रहा है। तो इसका मतलब है आपने अपनी इनकम जो है हमसे कंसील की है, हमसे छुपाई है, ये उसकी अपनी असेसमेंट है। अब आपको जाके उसको जस्टिफाई करना है कि नहीं ये हमारी इनकम नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं, ये बेसिकली इसी मत में आए हैं। तो अगर हम बैंक स्टेटमेंट को पहले पूरा रिकंसाइल कर लें अपनी रिटर्न भरने से पहले, तो हमें वो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हमें नजर आ जाएगा कि ये मेरा जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इसको मैं रिपोर्ट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि ये मेरे पास जो है पैसे अगर कल को कोई पूछ ले तो मुझे इसका जवाब देना होगा। तो आप क्या करेंगे, अगर वो पैसे बाहर से आए हैं लेट्स सपोज, आप बैंक से जाकर सर्टिफिकेट ले लेंगे, आप अपने बैंकर के पास जाएंगे जिस बैंक के अंदर वो पेमेंट अगर बाहर से आई है, तो आप उसको बोलेंगे कि मुझे फॉरेन रेमिटेंस सर्टिफिकेट दे दें कि ये जो पेमेंट आई है ये मेरी होम रेमिटेंस कीमत में आई है। तो लेट्स सपोज हो गया, सिनेरियो चेंज हो गया है, तो लोग ऑनलाइन टीचिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, वो ओवरसीज ऑनलाइन टीचिंग भी करते हैं, कि वहाँ से भी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रिएट होती है, ठीक है, लोग जो है आपके जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से असाइनमेंट लेके काम करते हैं, तो वो पेमेंट भी आपके अकाउंट में आ रही है। तो वो पेमेंट आपकी जो नॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम है, सैलरी इनकम, उससे हट के, तो उसको एक तो रिपोर्ट कैसे करना है अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, इसका आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये कि उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप इसको डिफेंड कर सकते हैं कि ये जो पैसे आए हैं ये पैसे बाहर से आए हैं और इस हेड ऑफ अकाउंट के अंदर आए कि मैंने ऑनलाइन टीचिंग की सर्विस दी है, मैंने ऑनलाइन आईटी की सर्विस दी है। तो आप इसको बेसिकली एक तो रिपोर्ट करने में भी आपको आसानी होगी, और अगर इन केस ऑफ एनी इंक्वायरी आपको डिफेंड करने में भी अपना केस आसानी होगी। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले अगर आप लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी पूरी बैंक स्टेटमेंट एक दफ़ा बैंक से निकलवा के, या तो ऑनलाइन निकाल के पीडीएफ में पूरी देख लें, या उसकी हार्ड कॉपी पूरी बैंक स्टेटमेंट देख लें कि मेरे बैंक में इतने अमाउंट क्रिएट हुआ है जिसमें से ये मेरी सैलरी है, और सैलरी के अलावा जो भी अमाउंट है वो अमाउंट कहाँ कहाँ से है। एक तो हो गया आपकी बैंक स्टेटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद जो आपकी आती है आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम। अदर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सैलरी के अलावा लेट्स सपोज आप इवनिंग प्रोग्राम में हैं, आप विजिटिंग फैकल्टी के अंदर हैं, तो विजिटिंग फैकल्टी के अंदर या इवनिंग प्रोग्राम में जहाँ से आपकी इनकम आ रही है वो आपकी सैलरी इनकम नहीं है, सही ना, वो आपकी बेसिकली सर्विस इनकम है। आप किसी भी जगह जाके सर्विस दे रहे हैं क्योंकि वहाँ के आप एम्प्लॉय नहीं हैं, तो आपने उसको रिपोर्ट कहाँ पे करना है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि लोग सैलरी इनकम के साथ साथ यही एज्यूम करते हैं कि जो मेरी टीचिंग की इनकम आ रही है दूसरी जगहों से वो भी मेरी पार्ट ऑफ इनकम है, तो सैलरी के अंदर क्लब करके वो शो कर देते हैं। तो ये एक एरर हो गया आपका रिटर्न के अंदर, क्योंकि जब आप उसको क्लब करके शो करेंगे तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, जब इनकम बढ़ेगी तो जब आप टैक्स देखने जाएंगे तो आपका टैक्स मैच नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि सैलरी इनकम वो इनकम है जो मेरे उस इदारे से मिल रही है जहाँ का मैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एम्प्लॉई हूँ, अपॉइंटमेंट लेटर रजिस्टर मेरे पास, और सैलरी इनकम वो इनकम है, सर्विस इनकम वो इनकम है जो मैं अदर देन उस इदारे के मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो वहाँ से मैंने सर्टिफिकेट लेना है। बेसिकली जब वो आपको पेमेंट करते हैं तो आपका टैक्स विथहोल्ड करते हैं, तो वो सर्विस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास रिटर्न फाइल करने से पहले, ताकि आप उसको प्रॉपर रिपोर्ट कर सकें कि भाई ये मेरी सैलरी की इनकम मैंने सैलरी के एंड में शो कर दी और सर्विस इनकम मैंने सर्विस के एंड में शो कर दी। अच्छा, इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है, जब आप ये डाटा फीड करते हैं तो आप तो अपना रिटर्न भर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि मेरी इनकम हो जाती है ज़्यादा, क्योंकि इनकम टैक्स लगेगा टोटल इनकम के ऊपर मेरी, मैं जहाँ से भी अर्न कर रहा हूँ वहाँ से मेरा इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। अब सैलरी मैंने ली अपने इदारे से
तो जो मेरा इदारा आएगा वो आएगा एजेंट विद होल्डिंग एजेंट, उसने सैलरी पे टैक्स काट लिया जो उसके लॉ के हिसाब से बनता था। इसी तरीके से मैंने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया, उसने अपने हिसाब से मेरा सर्विस के ऊपर टैक्स काट लिया। अब ये दोनों इदारे अपने अपने हिसाब से बिल्कुल सही टैक्स काट रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं अपना रिटर्न भरने जाऊंगा फाइनल, तो सिस्टम क्या करेगा, मेरी टोटल इनकम कैलकुलेट करेगा, और जब टोटल इनकम कैलकुलेट करेगा तो उसमें वो क्या देखेगा वो कि मेरा जो स्लैब है हो सकता है वो क्रॉस कर जाए मिनिमम स्लैब को, तो मेरा एक नया टैक्स आ जाएगा सामने। ठीक है, जब मैं सिस्टम सबमिट करने जाऊंगा मेरे जहन में ये है कि मेरा तो टैक्स कट ही हर जगह से, अब मुझे मजीद टैक्स नहीं देना है। लेकिन जब आप कैलकुलेट करने जा रहे हो तो आपका एक नया टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। तो जब तक आप वो पे नहीं करेंगे, जब तक आपका रिटर्न सबमिट नहीं होगा। अब उसका भी क्या, उसको मैं किस तरीके से रिजॉल्व करूँ, क्योंकि मेरी इनकम पे टैक्स कट गया है और मैं नहीं चाहता कि जब मैं रिटर्न भर रहा हूँ तो मजीद टैक्स दूं रिटर्न भरने के वक्त। अब हमें आपको बेसिकली कॉन्स्टेंट करना चाहिए हमें कि अब अगर जब आप रिटर्न भरने बैठे और आपकी इस टाइप की इनकम हो जो अदर देन सैलरी हो और सर्विस इनकम हो, तो बेसिकली देखिए एफबीआर जो है उस इनकम को बिजनेस इनकम ट्रीट कर रहा है, क्योंकि आपके ऊपर बिजनेस इनकम का टैक्स कट रहा है ना। सर्विसेज आप दे रही हैं तो बिजनेस भी दो टाइप के हैं आपके पास, या तो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, या सर्विसेज दे रहे हैं, ये दोनों बिजनेस हैं। तो आपकी जो विजिटिंग फैकल्टी की टीचिंग इनकम के ऊपर जो टैक्स कट रहा है वो सर्विसेज का कट रहा है। तो एफबीआर बोला ये बिजनेस है, तो जब मैं उसकी रिपोर्टिंग करने जाऊंगा तो लामाला टैक्स तो बनेगा, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि जब ये बिजनेस इनकम है तो मैं एक्सपेंस भी क्लेम कर सकता हूँ। तो फिर मैं अपने वहां पे एक्सपेंस क्लेम करूंगा, मैं सर्विस इनकम बिल्कुल नहीं खाऊंगा, उसके साथ में एक्सपेंस क्लेम करूंगा। अभी सिस्टम ऑन हो जाएगा, देख लेंगे किस हेड में हमने दिखाना है। अब मेरे बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं कि मैंने जो है स्टाफ रखा हुआ है जो मेरी सारी लेक्चर्स की प्रेजेंटेशन बनाता है, ठीक है, मेरा फ्यूल है, ठीक है, जो मैं यूनिवर्सिटी आने जाने में खर्च होता है मेरा, ठीक है। उसके अलावा मैंने रेंट के ऊपर ऑफिस लिया हुआ है जहाँ पे मैं सारी चीज प्रिपरेशन करता हूँ इस अलग काम की। तो ये सारे वो बिजनेस एक्सपेंस हैं जो आप अपनी उस इनकम के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपका रिटर्न सही हो जाएगा। इसके अंदर प्रॉब्लम जो आती है एक्चुअल के अंदर वो ये आती है कि जब आप सिर्फ अपना रिटर्न भर रहे होते हैं और आप देखते हैं कि मेरा टैक्स लायबिलिटी बन रही है, तो फिर लोग क्या करते हैं, वो शॉर्टकट की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, दरअसल फिर लोग एडवाइस लेते हैं एक दूसरे से कि भाई ये तो मेरी लायबिलिटी बन रही है और मेरा टैक्स कटा हुआ है, मैंने मजीद टैक्स देना नहीं है। तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि लोग बोलते हैं कि जो आपका टैक्स कटा हुआ है उसको रिवर्स कर दें। ठीक है, जितना भी आपका टैक्स कटा हुआ है तो जो आपको रिवर्स करके अपनी इनकम निकालने उस टैक्स के हिसाब से बनती कितनी है और वो डिक्लेयर कर दें, उससे फिर आपका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये ERP बना हुआ है, IT एप्लीकेशन है, तो उसके पीछे तो ये कोडिंग लॉजिक लगी हुई है। अगर आप उसको कर देंगे, उसको रिवर्स कर देंगे, आंसर को रिवर्स कर देंगे, तो आपके पास ग्रॉस इनकम आ जाएगी। उस ग्रॉस इनकम को शो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो पर्पस है वो हल हो गया और आपको टैक्स देना नहीं पड़ा। ठीक है, ये एक एडवाइस मिलती है लोगों को, लेकिन ये बेसिकली क्या है, आपका इसमें लॉस है। इसमें आपका लॉस क्या है, इसमें आपका लॉस ये है कि आपकी जो डिक्लेयर्ड इनकम है वो कम होगी। हमने जो है अभी अरेंजमेंट हो जाएगी, दो इंपॉर्टेंट चीजें अभी डिस्कस की। एक तो बैंक स्टेटमेंट है आपकी, ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर जितने आपके डिपॉजिट्स हैं उसको आपको पता होना चाहिए कि सैलरी के अलावा जो डिपॉजिट्स हैं वो कौन से हैं। हो सकते हैं वो आपके अदर सोर्स से, वो डिविडेंड भी हो सकता है, बैंक का प्रॉफिट भी हो सकता है, आपने किसी से लोन लिया है वो भी हो सकता है, ठीक है, तो फैमिली की इंटर फैमिली ट्रांजैक्शन है वो भी हो सकती है। तो अदर देन सैलरी जो डिपॉजिट्स हैं आप अपने रिटर्न बनाते हैं, देखिए जब आप रिटर्न बना रहे हैं उसके बाद में जाने के बाद आपने फाइल कर दिया, सबमिट हो गया, उसके बाद वो चैप्टर क्लोज हो गया। हो सकता है 2 साल के बाद कोई आपसे पूछ ले कि भाई हमें आपकी बैंक स्टेटमेंट से ये बड़ा इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, तो इसके बारे में आप हमें जस्टिफाई करें, हमारे हिसाब से ये आपकी इनकम है। तो अगर आपने रिटर्न फाइल करते वक्त अपनी फाइल बना ली होगी और बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल कर लिया होगा कि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है इस हिस्मत में आ रहा है, ये मेरे भाई ने दिया था, ये बाहर से आया था पैसे, ठीक है, उस वक्त आपको फिर जवाब देना मुश्किल नहीं होगा, वरना फिर वो आपको बर्डन लगेगा अगर 2 साल के बाद कोई आपसे पूछता है। तो एक तो बैंक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली कमिटीज पड़ती है फैमिलीज के अंदर,
ठीक, उसके पैसे आ रहे होते हैं, ठीक है, वो अब आपके हिसाब से तो कमेटी है और एफपीआर बोलेगा नहीं कि आपकी इनकम है। अब आपकी इसके ऊपर एक फाइट हो जाएगी कि आप इसको जस्टिफाई करेंगे नहीं, ये मेरी इनकम नहीं है, जबकि ये तो मेरी इनकम से जो सेविंग थी उसको मैंने कमेटीज में इन्वेस्ट किया और वो पैसे मुझे वापस मिल गए एक लंप सम अमाउंट की सूरत में। लेकिन जस्टिफाई आप जब कर पाएंगे जब आपने इसको रिकंसाइल कर लिया होगा रिटर्न को कि ये वाली फिगर बेसिकली मैंने किस हेड में शो करनी है, क्योंकि वही कमेटी की फिगर लेट सपोज एक बड़ा अमाउंट आपके पास आ गया जब कमेटी ओपन हुई तो आपने इसको रीइन्वेस्ट कर दिया, आपने लेट सपोज कमेटी डाली होगी कि मैं ये काम करूंगा, लेट सपोज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो इन्वेस्टमेंट जो आपकी होगी उस इन्वेस्टमेंट को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे कि बेसिकली आपने अपनी सेविंग से वो इन्वेस्टमेंट की है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न बना रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी एक साइड पे आती है इनकम और एक साइड पे आते हैं पर्सनल एक्सपेंस। तो अगर मैं कमेटी की मद में पेमेंट कर रहा हूँ तो फिर वो मेरा एक्सपेंस नहीं है, वो मेरा अगर मैंने एक्सपेंस आउट कर दिया तो जीरो हो गया। फिर जब उसकी कमेटी खुलेगी मेरी तो मैं जस्टिफाई कैसे करूँगा? तो उसका मतलब ये होगा कि कमेटी जो है उसको मैंने प्रॉपर रिपोर्ट करना है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर कि जब वो अमाउंट वापस आए तलब होके मेरे पास तो मैं उसको जस्टिफाई कर सकूँ कि वो कमेटी मेरी ओपन हुई, मैंने उससे गाड़ी खरीदी सपोज, कल को कोई मुझसे सवाल करेगा कि भाई जो आपने गाड़ी खरीदी है ये 2026 के अंदर गाड़ी ऐड हो रही है आपकी और 2026 के अंदर जो आपकी इनकम है उसको मैच नहीं कर रही, इनकम कम है, गाड़ी की कीमत ज़्यादा है, तो फिर आप कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि जब आप कमेटीज डाल रहे थे तो आप प्रॉपर रिपोर्ट कर रहे थे कि इतनी इतनी मेरी पेमेंट है मैंने जमा करा दी है। जिस दिन वो कमेटी आपके अमाउंट निकलेगा तो एक अमाउंट माइनस होगा, दूसरा अमाउंट प्लस हो जाएगा और उससे गाड़ी आ जाएगी, तो तीनों एसेट बराबर हो गया, एक एसेट कम हुआ, दूसरा एसेट बढ़ा और फिर वो गाड़ी में इन्वेस्ट हो गया। तो पूरी आपकी जो मनी ट्रेल है जिसका इसका इशू सबसे ज़्यादा यही चल रहा है कि आपके एक्सपेंसेस की ट्रेल नहीं बन पाती है, तो वो ट्रेल ऑटोमेटिकली बननी शुरू हो जाएगी, तो वहाँ फिर आपका रिटर्न सेव हो जाएगा और रिस्क फ्री हो जाएगा। अच्छा, हमने एक एग्जांपल सिर्फ देख लेते हैं कि जब आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम भी होती है सैलरी के अलावा और दोनों जगहों से आपके पास जो अमाउंट आ रहा है वो प्रॉपर टैक्स कट कर आ रहा है और जब आप अपना रिटर्न भर रहे हैं तो सिस्टम बता रहे नहीं आपने तो मजीद टैक्स देना है, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे? उसकी एग्जाम्पल है, लेट सपोज एक टैक्स पेयर है, उसकी सैलरी है 12 लाख, साल के 1-1 लाख रुपए 12 लाख उसको मिलते हैं, उसकी कंपनी से तो 12 लाख के ऊपर टैक्स बनता है 15,000 रुपये का, 15,000 उसके इदारे ने काट लिया, उसकी एक सोर्स ऑफ इनकम पे सही टैक्स कट लिया, उसको एक और जगह से इनकम मिलती है जहाँ वो विजिटिंग फैकल्टी में पढ़ा रहा है, वो भी 12 लाख है, लेकिन क्योंकि वो सैलरीड इनकम नहीं है, वो सर्विस इनकम है, उसके ऊपर रेट है सपोज 10% का, तो उसको जो वहाँ से पैसे मिले वो 10% कट के मिले, यानी कि 12 लाख का 10% 1,20,000 रुपये कट के उसको पेमेंट मिली, तो उसका पूरे साल में जो टैक्स कटा वो 1,20,000 ये कटा और 15,000 उसके स्टाफ सैलरी के कटे, तो टोटल हो गया 1,35,000 रुपये। अब जब वही टैक्स पेयर अपना रिटर्न भरने जा रहा होगा, इन दोनों इदारों ने अपने टैक्स सही काटे स्लैब के हिसाब से, जब वो अपना पर्सनल रिटर्न भरने जा रहा होगा उसकी इनकम हो जाएगी 24 लाख रुपए की। अगर 24 लाख के ऊपर स्लैब चल जाता है, 24 लाख के ऊपर सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा 1,65,000 रुपये। ये आपकी जो टैक्स लायबिलिटी टैक्स इनकम बनती है उसके हिसाब से जो लायबिलिटी है वो है 1,65,000 की और आपने की भी है 1,35,000 की, तो उसका मतलब कि 30,000 रुपये जो है आप मजीद दें रिटर्न को, ये कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा कि आपने 30,000 रुपये दे देंगे। अब ये एक नॉर्मल जो है साइकोलॉजी है कि जब हम रिटर्न भर रहे होते हैं उसका कोई एग्री नहीं होता है कि मैंने चालान भरना है, उसका कोई ये बोलते हैं कि आप इसको बराबर कर दो, तो कंसल्टेंट के पास एक ऑप्शन होता है बराबर करने का, नहीं कि वो रिवर्स कर देता है कि भाई अगर मेरा क्लाइंट जो है वो नहीं समझ रहा है 30,000 देने को तैयार, वो रिवर्स कर देगा। तो जब वो रिवर्स करेगा तो वो कोशिश करेगा कि आपकी एक ऐसी इनकम डिक्लेयर करे जिसके ऊपर 1,35,000 रुपये का टैक्स मैच करता है, ये आपकी इनकम है, इतना टैक्स बनता है, इतना आपका डिडक्ट हुआ है, सारा हिसाब बराबर होकर जीरो हो जाएगा। लेकिन उसमें नुकसान ये है कि आपकी जो इनकम है वो कम हो जाएगी, आपकी जो ऑफिशियल इनकम है जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारी वाइट इनकम है वो कम हो जाएगी, और वैसे पता है कि आपने वो इनकम आगे कहीं कंज्यूम भी कर ली होगी, तो फिर आपकी
ऑफिशियल इनकम जब कम होगी और आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो फिर आपको वही जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने बेसिकली इन चीज़ों को कंसीडर करना है पहले ही से, हमें अगर पता होगा तो हम जब रिटर्न बना रहे होंगे तो हम इसको मैनेज करके चलेंगे। तो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो दो कंपोनेंट है, एक है इनकम टैक्स रिटर्न और एक है वेल्थ स्टेटमेंट। इनकम टैक्स रिटर्न रिलेटिवली आसान है। बेसिकली आपने सिर्फ अपना इनकम का डाटा फीड करना है उसके अंदर, और इनकम हमें पता है कि हमारी 5 जगहों से इनकम आ सकती है एज पर लॉ। इनकम फ्रॉम सैलरी आ सकती है, ठीक है, बिजनेस की इनकम आ सकती है, आपकी रेंटल प्रॉपर्टी से इनकम आ सकती है, आप कैपिटल गेन की इनकम आ सकती है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची और उसके ऊपर आपको गेन हो गया तो उसके ऊपर आपकी इनकम आ सकती है, या आपने गाड़ी की, आपने गाड़ी खरीदी, पुरानी गाड़ी बेची, नई गाड़ी खरीदी, जो बीच का डिफरेंस है वो प्रॉफिट हो गया, वो गेन आ सकता है आपके पास, ठीक है। और उसके अलावा डिविडेंड इनकम जिसको हम बोलते हैं अदर सोर्स ऑफ इनकम, डिविडेंड इनकम आ गई आपकी, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने बैंक्स की प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, या नेशनल सेविंग की डिपार्टमेंट की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो जो इनकम है वो ये 5 सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास। तो अगर आपको पता होगा कि भाई नॉर्मल जो टैक्स पेयर होते हैं, अगर मेरी सैलरीड इनकम है तो मेरे पास जो है अदर सोर्स आ सकती है। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो डिविडेंड के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी सेविंग को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, नेशनल सेविंग सेक्टर में लगा रहे होते हैं, या बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट होते हैं, उनका वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है। तो सैलरी इनकम के साथ नॉर्मली मेरी बैंक प्रॉफिट्स की इनकम आ रही होती है, तो मेरी 2 सोर्स ऑफ इनकम तो वैसे ही होगी। उसके अलावा जो एजुकेशन प्रोफेशन में, वो जाहिर सी बात है, एजुकेशन प्रोफेशन हो गया या हमारा मेडिकल प्रोफेशन हो गया, तो उसके अंदर लोगों के पास कंसल्टेंसी की इनकम आ रही होती है, ठीक है ना, वो दूसरी जगहों के ऊपर जाके सर्विस दे रहे होते हैं, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी मेरी, जो सर्विस मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके के बाद मेरे पास रेंटल इनकम भी आ सकती है, ठीक है। अगर मैंने प्रॉपर्टी है मेरे पास और मैंने रेंट में दी हुई है, तो जो इनकम आई उसको डिक्लेयर करना है मैंने। अब उसको कितना डिक्लेयर करना है, कितना डिक्लेयर नहीं करना है, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया है कि जो मेरी सैलरी इनकम, जो मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उससे जो इनकम भी ऐड होगी उसके ऊपर कैलकुलेशन टोटल इनकम के ऊपर होगी। तो जो इनकम आप ऐड करेंगे उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा फिर ईयर एंड के ऊपर। ये आपको पहले से ही पता होगा कि मेरा जो टैक्स फोरकास्ट आप कर रहे होंगे कि साल के आखिर में मेरी सैलरी इनकम इतनी आएगी, रेंटल इनकम इतनी आएगी, बैंक में मेरी इतनी सेविंग है, तो उसके ऊपर जो रेट चल रहा है उसका प्रॉफिट इतना आ जाएगा, तो ये मेरी टोटल इनकम हो सकती है। तो उसके हिसाब से आपके पास बाइंड होगा, तो आप बजट बना के रख सकते हैं कि ठीक है, अगर मुझे टैक्स देना भी है तो मैं एक बजट एलोकेट कर दूंगा कि भाई हर महीने मैंने जो है ना टैक्स की मद में साल के आखिर में इतनी लायबिलिटी बनेगी एडिशनल, वो मैं पे कर दूंगा। तो फिर आपके पास बर्डन नहीं होगा, अगर आपको पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जी बिल्कुल, सवाल बिल्कुल। इसमें जो आप कह रहे हैं कि लोग रिवर्स कर देते हैं, अब मसला ये कि वैसे से यहाँ पर हमारे यहाँ पे सैलरी की टैक्स होती है और टैक्स रिटर्न होता है, उसकी रिलेट यहाँ पे आ रही है एमआईएस में। एग्जैक्टली। तो अगर रिवर्स हो जाता है तो फिर मिसमैच मिलता है, नहीं मिसमैच रहेगा, फिर वो मुनासिब नहीं, वो बिल्कुल वो वैसे इससे पहले जब ये एमआईएस को अपडेट नहीं किया था भी मुनासिब नहीं था, और अब तो जाहिर सी बात है उन्होंने और उसको क्लोज कर दिया है। वो हम वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से एफआईआर में लेके वहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई आपकी एमआईएस में इतनी इनकम आ रही है और आपने इतनी दिखाई है, तो वहाँ से भी आपको एक डेटा इश्यू हो सकता है, ठीक है। उसमें आप तो ये जो बैंक से ट्रांजैक्शन हो रही है, प्रॉफिट वो भी आती है यहाँ से, 1 रुपये से लेकर 1 लाख हर चीज़ वहाँ पे डिटेल, हर चीज़ एमआईएस के अंदर आ रही तो मेरा डायरेक्ट रिवर्स वाली पोजीशन जो है बिल्कुल जो है वो एडवाइसेबल भी नहीं है। तो आपने सिर्फ ये देख लेना है कि अगर आपकी लेट्स सपोज अदर इनकम आ रही है, लेट्स सपोज सर्विस इनकम आ रही है, तो आप उसके अगेंस्ट में आप एक्सपेंस क्लेम कर लें, क्योंकि वो बिजनेस इनकम क्रिएट कर रहा है एफआईआर, आप भी उसको बिजनेस इनकम क्रिएट करें और बिजनेस एक्सपेंस दिखाएं उसमें, और उसको फिर बराबर कर दें जितना आपका टैक्स कटा है। तो इस तरीके से आप उसको टेक्निकली जो है मैच कर सकते हैं। तो आपके पासवर्ड है किसी के पास, आईडी पासवर्ड किसी का लॉगिन कर पेश करिए आईएक्स का, उसमें फिर आप एक सैंपल एक स्क्रीन देख लेंगे।
आप जो टैक्स में देखें सैलरी के ऊपर कट रहा है, उसके अलावा आपका टैक्स बिजली के बिल पे अगर आपका नॉन फाइलर है तो बिजली के बिल के ऊपर भी अगर 25,000 से ऊपर का बिल आ रहा है तो उसके ऊपर भी वो टैक्स कैलकुलेट करके लगा रहे हैं। इसी तरीके से आपका मोबाइल के बिल के ऊपर टैक्स कटता है, प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन पे कटता है, सर्विसेज आप दे रहे हैं अगर नहीं, लेकिन ये वो सारी चीज़ें यहाँ क्रॉस चेक के जरिए बैंक टू बैंक पेमेंट होगी। अगर आप सर्विस दे रहे हैं हो सकता है वो आपको कैश दे रहे हो, तो फिर आपका ऐसी बात है वहाँ तो कैश आ रहा है, तो अगर वो कैश बैंक में जा रहा है तो फिर आपको उस इनकम के ऊपर खुद टैक्स देना पड़ेगा अगर टैक्स रिजल्ट नहीं हुआ है। अच्छा देखिए, ये फिलहाल हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप सबके पास अपने अपने आईडी पासवर्ड सबके पास हैं और किसी को फॉरगेट पासवर्ड का या पासवर्ड का इशू नहीं है। ठीक है जी फॉरगेट पासवर्ड के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका प्रोफाइल है। अगर आपके प्रोफाइल में सेल नंबर जो आपके CNIC में रजिस्टर्ड है और ईमेल आईडी नहीं, जब वो सिम बंद हो गई आपकी तो जब आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, तो स्क्रीन आपके पास ओपन होगी, उससे सेल नंबर को हाइड कर देगा 15-20 सेकंड के बाद और ईमेल आईडी का ऑप्शन ऑन रह जाएगा। अच्छा, ईमेल पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि जो उनका प्रोफाइल है उस पर कोई और ईमेल आईडी पड़ी हुई है। अब आप ये चेक करेंगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रोफाइल में आप जाके जब चेक करेंगे कि अगर वो ईमेल आईडी किसी और की तो उसके पास कोड जा रहा होगा। तो अगर ये सिनेरियो आ जाए कि प्रोफाइल के अंदर ना मेरा सेल नंबर है और ना मेरी ईमेल आईडी है, मतलब दोनों चीज़ें मैच करेंगी, तो आगे फिर काम मैं खुद रिकवर कर सकता हूँ, अदरवाइज मुझे FBR डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। क्योंकि पासवर्ड अगर मैं आपका कंसल्टेंट ऐसे रिकवर कर लूँ, सही है ना, तो वो मिस यूज भी हो सकता है। FBR ने अपने रिस्क फैक्टर को कवर करने के लिए टैक्स पेयर को नहीं बोला है कि आप अपना पासवर्ड रिकवर करने के लिए डिपार्टमेंट में आए, तो बेहतर ये है कि हमारे पास अगर पासवर्ड्स हैं भी तो हम प्रोफाइल चेक कर लें, हमारे प्रोफाइल के ऊपर सेल नंबर और ईमेल आईडी हमारा आ रहा है या किसी और का आ रहा है। अगर वो किसी और का आ रहा है तो आप उसके पास आपके पास राइट है, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। उससे आपको फायदा ये होगा कि FBR की जितनी भी नोटिफिकेशन आते हैं वो SMS आते हैं पहले, फिर ईमेल आती है, दोनों आप अपडेट रहेंगे। नहीं, अभी इन्होंने बेसिकली वो प्रोफाइल की स्क्रीन चेंज कर दी है। अभी मैं प्रोग्राम के बाद आपका प्रोफाइल चेक कर लेंगे, सही है ना, तो 2-3 दिन बीच में प्रोफाइल ब्लैक ही आ रहे थे, हो सकता है अभी वो सही हो गया हो, क्योंकि अब वो उन्होंने जहाँ से हम पहले देखते थे वो स्क्रीन से खत्म कर दिए, दूसरी स्क्रीन के ऊपर ले आए। सर एक कंपनी रजिस्टर्ड है और उसका हम चेंज ऑफ एड्रेस करते हैं, हम किसी उस एड्रेस चेंज करते हैं, FBR का प्रोसीजर जो है बेसिकली डिफरेंट है, वो मैनुअल प्रोसीजर है, क्योंकि बेसिकली वो कंपनी है, तो FBR उसका एड्रेस जो है ना वो चेंज करने के लिए आपको प्रॉपर डायरेक्टर्स का वहाँ जाना जरूरी होगा, सही है। FBR उनकी बायोमेट्रिक होगी और उनकी तस्वीर खींची जाएगी, कैमरा लगा हुआ होगा। इसकी वजह ये कि बहुत सारे फ्रॉड हो चुके हैं पीछे। ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन रखा इसलिए नहीं है कि इसमें फ्रॉड का चांस है कि मैंने आपकी कंपनी का जाके चेंज करवा दिया ऑनलाइन, सही है, तो एड्रेस आपका कुछ और है, ऑनलाइन कुछ और आ रहा है, तो मैंने सब चीज़ें ब्लॉक की थी। कंपनीज के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो हमारा आईरिस के ऊपर ने कुछ चीज़ें देखनी थी हमें पास, पहले बैंक स्टेटमेंट चेक कर लें पहले, ठीक है, कहाँ सोर्स ऑफ इनकम आई है, ठीक है। उसके बाद जब हम आईरिस में लॉगिन होंगे हमारे पास आईडी पासवर्ड है, ठीक है, आईडी पासवर्ड नहीं है हम फॉरगेट कर सकते हैं, प्रोफाइल होगा हमारा तो फॉरगेट हम खुद कर लेंगे, प्रोफाइल अपडेट नहीं होगा तो फिर हमें FBR जाके एक दफ़ा प्रोफाइल अपडेट करवाना पड़ेगा। जब हम आईरिस से लॉगिन हो जाएंगे, हमारा जो सबसे पहला काम है जो आपने बताया था कि हमें इसकी अपनी MIS की रिपोर्ट देखनी है। देखिए FBR की स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर टॉप के ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है ब्लैक के अंदर, ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, उसमें कोने पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा MIS का। अरे
अच्छा अगर के कर्सर से आप उसको अगर करते हैं ये है MIS का ऑप्शन बिल्कुल लेफ्ट पे यहाँ नहीं आ रहा, आगे आ रहा है। नहीं, इसके आगे आ रहा है, वो स्क्रीन की रेजोल्यूशन का मसला होगा, इसके आगे आ रहा है जी, यहाँ तक आप आएंगे इसके भी आगे ये स्क्रॉल बार से करें 90% पे है स्क्रीन को छोटा कर दें। ये इसकी रेजोल्यूशन है, ये मैं आपको बता दूँगा आप तक आते हैं। ये है नहीं इसके भी आगे तो ये ये ना तो सेफ है नहीं, ये इसके आगे हो रही है, देखिए यहाँ पे है नहीं है। ये देखिए सब नजर नहीं आ रहा है, ये वाइट बैकग्राउंड ये मतलब अगर रेजोल्यूशन सही होगी तो नजर आ जाएगा। तो क्लिक करें, इंफॉर्मेशन सेंटर आ गया। अब देखिए MIS का जो बटन है ना, ये सबसे पहला काम आपने यही करना है कि MIS रिपोर्ट अपनी चेक कर लें कि आपके NIC के ऊपर कहाँ कहाँ विदहोल्डिंग हुई है, क्योंकि जब आपने रिटर्न आप जमा करा रहे होंगे सही है, तो आपको अपनी इनकम चाहिए, क्योंकि एक इनकम तो आपको पता है कि भाई मेरी ये इनकम है, इसमें टैक्स कितना कटा है, इससे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर आपके इदारा आपको सैलरी के ऊपर टैक्स विदहोल्ड करके दे रहा है तो क्या वो जमा भी करा रहा है, नहीं करा रहा है, तो ये MIS की रिपोर्ट आपको कंफर्म कर देगी कि जो टैक्स आपकी सैलरी से कट रहा है वो FBR को जमा भी हो रहा है। बहुत सारे केसेस हैं वहाँ जमा नहीं हो रहा होता है, तो नजर आ जाएगा आपको। Sometimes ये जो कैलकुलेशन करके भेजते हैं और हम करवा देते हैं, डिफरेंस आता है उसका, तो हमें एडिशनल पे करना पड़ता है, ये कम करके काट के देते हैं। कभी कभार हमें इदारे से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो होता है ज़्यादा का या कम का, कुछ भी होता है, कम का हुआ था लास्ट टाइम, कम का होता है, लेकिन जो MIS पे आ रहा होता है वो होता है ज़्यादा का, ठीक है ना। डिफरेंस पे किया था। इसमें बेहतर डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेटजी क्या बनाएं। तो आपको पता है कि अगर जो दो सर्टिफिकेट आ गए आपके पास, एक मैनुअल हो गया, एक आपका हो गया सॉफ्ट कॉपी के ऊपर, अब आपको पता है कि FBR जो भी चीज़ देखेगा वो अपने रिकॉर्ड से चेक करेगा, तो बेहतर ये है कि FBR का जो आपके पास सैलरी की इनकम आ रही है MIS में उसको ही बेस बना दें, ठीक है ना, ताकि अगर FBR आपके रिकॉर्ड से चेक करे और आपके रिटर्न के अंदर फिगर चेक करे, दोनों मैच कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने मैनुअल वाला अगर वो ज़्यादा का या कम का है वो दिखा दिया और FBR में रिकॉर्ड कुछ और आ रहा है, तो एक लेटर आने का जो है ना आप प्रोबेबिलिटी बढ़ा देंगे कि आपका रिकॉर्ड मिसमैच हो रहा है हमारे रिकॉर्ड से, उसका फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। एक स्टेप आपको और बढ़ जाएगा कि रिटर्न आपने भर दिया और रिटर्न भरने के बाद अब ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो ये MIS की जो रिपोर्ट है बेसिकली, ये रिपोर्ट आपकी एक सेंट्रलाइज रिपोर्ट है, इससे आपको एक समरी मिल जाएगी। मतलब इस रिपोर्ट के अंदर ये एक चीज़ याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि रिपोर्ट सही की हुई है, ठीक है ना। कभी कभार जब मैं आपकी सैलरी के ऊपर से मैंने टैक्स काट लिया और जब मैं जमा कराने बैठा हूँ, मैंने आपका NIC नंबर डालना है, मैंने इनका NIC डाल दिया गलती से, वो इनके खाते में चली जाएगी, हालांकि इनकम आपकी थी, टैक्स इनके NIC के ऊपर जमा हो गई। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि MIS रिपोर्ट के अंदर बहुत से टैक्सेस अगर आपको ऐसे भी नज़र आ जाते हैं तो बोलते ये तो हमारे है ही नहीं, तो वो जो आपके नहीं है बेसिकली वो हुआ कि गलती से आपका NIC पड़ गया वहाँ, या आपका NTN वहाँ पे पड़ गया, जो स्टाफ चालान बना रहा था पेमेंट का, उससे गलती से हो गई फीडिंग में मिस्टेक। तो आपने MIS रिपोर्ट डाउनलोड तो ज़रूर करनी है, लेकिन डाउनलोड करने में चेक भी कर लेना है कि जो डाटा आ रहा है मेरे ही है, किसी और का नहीं है, हो सकती है। फिर मेरे साथ ऐसा हुआ था कि इन्होंने मुझे अदर सर्विस दी थी, मैंने उनको टैक्स तो काट दिया लेकिन जमा नहीं कराया। जमा नहीं करें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ज़्यादातर फेडरल के तो नहीं है, सिंध गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है वो टैक्स रिटर्न करके जमा कराते नहीं है, जब वो जमा नहीं कराते तो MIS में नहीं आएगा। जैसे उसकी मिसाल ये है कि जो आपके कॉलेजेस के टीचर्स हैं उनको जो सैलरी मिलती है, ठीक है, तो वो सैलरी के ऊपर टैक्स करता है, वो MIS में नज़र नहीं आता है। MIS में नज़र नहीं आता है तो उसका मतलब ये है कि उनके लिए फिर आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ATPR से या AG सिंह से जाके, जहाँ से वो आपको एक्चुअल सर्टिफिकेट मिले, उसकी बेस पे आप रिटर्न करें। ये अगर आप एक्साइज एंड टैक्सेशन गाड़ी की ट्रांजैक्शन करते हैं तो टैक्सेशन डिपार्टमेंट एक्साइज सिंध गवर्नमेंट के बात रहते हैं, तो आपकी ट्रांजैक्शन पे टैक्स तो विदड्रॉ हो जाएगा, उसका चालान भी मिलेगा, लेकिन MIS में नहीं होगा। तो फिर आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि मेरे पास जो सिंध गवर्नमेंट के जो चालान होंगे वो यहाँ नहीं मिलेंगे, तो ऐसा रहो कि आप वो स्किप कर दें
रिटर्न भरते हुए हम उसको क्लेम करना भूल जाएं, तो आपके पास हार्ड कॉपीज भी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा वो जमा ना कराने की वजह ये है, जमा ना कराने की वजह सिंपल है कि प्रोविंस बोलते हैं कि फेडरल की तरफ हमारे पैसे निकलते हैं, सही है, तो ये हम पैसे उनको नहीं दे रहे, बल्कि उसी लेजर में जो प्रोविंस के पास फेडरल का चल रहा है, ये हमें उसको पैसे दे रहे हैं, हम उससे एडजस्ट कर लेंगे, रिजल्ट फिर वो जमा नहीं होंगे यहाँ पे। तो वो उनकी लॉजिक अपनी जगह सही है, हमें अपना काम सही करना है, तो हमारे पास हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए, ताकि MIS में जो डेटा ना मिले उसको हम जो है क्लेम करने से रह ना जाए। अच्छा ये MIS रिपोर्ट है, मैं आपकी बोल लूँ इसको आपने क्लिक करना है, पहला जगह आपके पास ऑप्शन है इंफॉर्मेशन सेंटर का, ये किसका बाय डिफॉल्ट स्क्रीन है, ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है, इसको क्लिक कर देना है। अगर आप स्क्रीन पे आपने खोला हुआ है तो इसको अपने आईडी से, आपके आईडी के ऊपर स्क्रीन के ऊपर ये चीजें आ गई, यार स्क्रीन है आपके पास, आपने लॉगिन हुए, लॉगिन हुए, आपके पास आ गई स्क्रीन, ठीक है, आपके पास भी स्क्रीन आ गई है, आईरिस के नहीं, ठीक है, आप लोग मोबाइल खोला ये स्क्रीन आ गई, सही है। अब देखिए ये स्क्रीन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमने किसी ऑप्शन को अभी नहीं देखना है, हमने सिर्फ एक काम करना है, इसके अंदर एक ऑप्शन है पेमेंट डिटेल का, पेमेंट डिटेल का ऑप्शन आपको नजर आया, ठीक है, क्योंकि ये सब मेरे हाथ में रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो जब आप ये जाके शाम में या रात में देखेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और उसके अलावा कोई चीज़ होगी। तो देखिए ये पेमेंट डिटेल के बाद फिर एक स्क्रीन होगी, इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमने इन सारे ऑप्शंस को अभी नहीं एक्सप्लोर करना है, हमने अपने काम का ऑप्शन देखना है। इसके अंदर एक ऑप्शन है टैक्स ईयर का, ये जो टैक्स ईयर का ऑप्शन आप सबको मिल गया, ठीक है, इसके अंदर हमने ईयर डालना है। अच्छा अभी हम जो रिटर्न भर रहे हुए हैं टैक्स ईयर 2024 का हम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया 23-24, जुलाई 2023 से जून 30 2024, फाइनेंशियल ईयर में पता होना इसलिए जरूरी है कि जो बैंक स्टेटमेंट हम चेक करेंगे वो इस फाइनेंशियल ईयर की करेंगे, मोबाइल का जो टैक्स सर्टिफिकेट हम निकलवाएंगे वो इसके हिसाब से निकलवाएंगे। अगर बिजली के बिल के ऊपर अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपके बिल के ऊपर अगर टैक्स लग रहा है 25,000 से ऊपर का बिल आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि आपने ये इलेक्ट्रिक की जो व्हाट्सएप की एप्लीकेशन या उनकी वेबसाइट है वहाँ से जाकर अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लिया कंज्यूमर नंबर से, तो वहाँ से भी आपको टैक्स का अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें पता चल जाएगी, एक तो कि आपके बिल के ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो नॉन फाइनल पे लग रहा है, तो फिर जिसके नाम पे घर के जिसके नाम पे बिल आ रहा है उसको फौरन फाइनल बनवा दें। और अगर रेंट पे हो और अगर आप रेंट के ऊपर भी हैं तो आपने जो आपका लैंडलॉर्ड है उसका नाम आ रहा होगा, आपने सिर्फ उससे ये बात करनी है कि भाई हमें नॉन फाइलर, आप तो नॉन फाइलर है, हम फाइलर हैं और बिल हम पे कर रहे हैं, हम के इलेक्ट्रिक जाएंगे और के इलेक्ट्रिक में जाके उस घर में जो भी फाइलर होगा उसका CNIC नंबर वहाँ पे अपडेट करवा दें और साथ में उसका नाम। उसका मतलब है कि जब वो बिल आएगा नेक्स्ट मंथ का तो उसमें फाइलर का CNIC आ रहा होगा, जो उस घर में रह रहा होगा फाइलर होगा और उसका नाम आ रहा होगा, तो के इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिकली उस बिल को नॉन फाइलर से फाइलर में ले जाएगा। उसके लिए आपको NOC लेनी पड़ेगी अपने लैंडलॉर्ड से, वो NOC वो दे देते हैं। तो इस तरीके से फिर आपको वो बिल पे जो नॉन फाइलर का टैक्स कट रहा है तो आपको फाइलर होने का फिर एडवांटेज वहाँ नजर आएगा, एक ह्यूज अमाउंट आपका सेव होना शुरू हो जाएगा बिजली के बिल के ऊपर, क्योंकि 7.5% है और ये बढ़ा भी सकते हैं किसी भी वक्त इनकम टैक्स का रेट। ये काम ये ऑनलाइन भी ये काम जो ऑनलाइन भी स्टार्ट करने जैसा फॉर्म दे दिए और ये कि अगर आपके पास करीबी के इलेक्ट्रिक वापस जमा जाए तो आप कर सकते हैं। तो लैंडलॉर्ड किराए के घर में भी हो सकता है और आपके अपने घर के ऊपर भी हो सकता है कि अगर आपके घर के बिल जिसके नाम पे आ रहे हैं वो नॉन फाइलर है और वो फाइलर नहीं बनना चाह रहे हैं, तो आप ये आप फाइलर है तो आप अपना नाम प्रिंट करवाएं, अपना NIC अपडेट करवाएं। मतलब ये 2024 हम यहाँ लिखेंगे टैक्स ईयर के अंदर और सर्च का बटन प्रेस कर देंगे। जब ये सर्च का बटन आप प्रेस करेंगे तो आप सबके पास आपकी स्क्रीन के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इन्फॉर्मेशन जो वाली स्क्रीन मैंने इसलिए बंद कर दी कि वो
ये कॉन्फिडेंशियल है, सर का आईडी पासवर्ड है, तो आप सबके पास अपनी अपनी स्क्रीन आ गई। अब उस स्क्रीन के अंदर देखें डाटा क्या क्या आ रहा है। उसके अंदर आपका टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है, बहुत सारे डेटा आ रहे हैं। एक तो उसका नाम आ रहा होगा जिसने आपका टैक्स काटा है इदारे का, ठीक है ना, आपके इदारे का नाम आ रहा है और जी नहीं, मतलब ये आपकी बेसिकली वही इन्फॉर्मेशन है इनकम की। इनकम की इन्फॉर्मेशन आप सेंसिटिव ही है, विजिबल नहीं है। चलिए मैं आपको सिर्फ ये कि वो बता देता हूँ, कॉलम बता देता हूँ आपको कौन कौन से आ रहे हैं। और सर आपको अगर घड़ी की कोई एरर है तो भी अच्छा, आप लोगों ने अब तक जो ऑन किया है आपके सामने, तो आपकी स्क्रीन आ गई है। देखिए आपके सामने आपका विदहोल्डिंग एजेंट का नाम आ रहेगा, कॉलम नंबर 1 पे लिखा हुआ है पेमेंट आईडी, सही है। आप जो देखें पेमेंट आईडी आपको नजर आ रही है, पेमेंट आईडी सिस्टम आईडी है, ठीक है, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। उसके बाद जो है ना सीपीआर नंबर, बेसिकली ये सीपीआर नंबर वो नंबर है जो इस बात का एविडेंस है कि आपके नाम पे जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो जमा भी हो गया है। तो ये कंप्यूटर जनरेटेड बैंक का नंबर है। तो अगर आपने क्रॉस चेक करना है तो आप ये सीपीआर नंबर सिस्टम से ही फाइंड करवा के देख सकते हैं कि मेरे एलआईसी के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ था वो जमा हुआ या नहीं हुआ। सीपीआर से मेरा एक सवाल है, एविडेंस भेजा था मैं, तो बैंक वालों ने मुझसे कहा था कि आपको सीपीआर ऑफ टैक्स ये बोला है फिजिकल में चाहिए, कौन सा यहाँ से बेसिकली पहले आपको टैक्स जमा कराना होगा। अगर आप पाकिस्तान से बाहर पेमेंट भेज रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर अगर आप पेमेंट भेज रहे हैं, या तो आप बैंक टू बैंक भेज दें तो बैंक खुद ही टैक्स काट लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे मोड ऑफ इनकम से भेज रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स रेट है, बैंक टू बैंक भेज रहे हैं तो बैंक खुद भी टैक्स काट लेता है, फिर आपने उसको बताना है। हाँ, नहीं तो फिर ये कि फिर आपने सीपीआर जनरेट करनी है, ये साइड उसका टैक्स जमा कराना है 5% और वो उसको फिर देना है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आपकी बेसिकली एमआईएस की इंफॉर्मेशन है। फिर सर रेंट ऑफ प्रॉपर्टी ये क्या है? रेंट ऑफ प्रॉपर्टी आपकी इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी इनकम है, आपकी इसका मतलब है प्रॉपर्टी रेंट ऑफ प्रॉपर्टी जी। यहाँ पे लिखा है यूएस 155 अंडर सेक्शन, वो सेक्शन है 155 और 155 जो सेक्शन है उसमें लिखी हुई आपकी प्रॉपर्टी इनकम पे रेंट कट है। ये हाउस सीलिंग तो नहीं है, जी ये हाउस सीलिंग तो नहीं है। जी जी, हमें हाउस सीलिंग नहीं, ये बेसिकली सेक्शन जो है बेसिकली टावर लगा हुआ है। अब जैसे आपके घर या आपके इसमें आ रही है तो आपके घर के मोबाइल टावर लगा नहीं ये तो रसूख कार्ड दे दी इसमें नेम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची आ रहा है और हमारी सैलरी स्लिप पे भी अलग सेक्शन में इसका स्लैब कट रहा है हाउस सीलिंग। तो इसमें विदहोल्डिंग एजेंट कौन है? कराची। अच्छा करा, फिर ये आप जो बात कर रही है फिर यही बात है सारी कि वो रेंट के ऊपर जो है टैक्स काट रहा हो, लेकिन स्पेशल ट्रांजैक्शन है जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब उन्होंने आपको रेजिडेंस के लिए घर दिया हो, इसका ये मतलब हुआ कि जो आपके पास घर है बेसिकली वो यूनिवर्सिटी स्टार्ट टाउन में आता है, वो टैक्स काट के जमा करा रहेगा, ठीक है। ये भी आपके पास नजर आ रहा है आपको विदहोल्डिंग एजेंट। उसके अलावा जो है आपको अगर आपका प्रॉफिट कट रहा है बैंक के ऊपर वो भी इसके अंदर नजर आएगा। तो आपके अंदर और कौन से टैक्स नजर आ रहे हैं? इसमें नजर आ रहा है सैलरी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एम्प्लॉय आगे सही इसके अलावा रेंट नजर आ रहा है। पेमेंट ऑफ सर्विस इसका मतलब ये है कि आप जो है या तो इवनिंग प्रोग्राम में भी लिखेंगे तो आपके एमआईएस जो है वो पूरी समरी है आपकी सोर्स ऑफ इनकम की, कि जब अगर एफबीआर का अननोन बंदा की एमआईएस देखेगा तो खुद ही एज्यूम कर लेगा कि अगर सर्विसेज की इनकम आ रही है तो वो इसका मतलब है कि या तो विजिटिंग फैकल्टी में कहीं गेज है टैक्स पेयर या इवनिंग प्रोग्राम में गेज है। तो इसके अलावा आ रही है इसके अलावा प्रॉफिट ऑन डेब्ट। प्रॉफिट ऑन डेट इसका मतलब ये कि बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, ठीक है ना। देखिए इसके अंदर एमआईएस पढ़ने से आसानी क्या हुई कि अगर मुझे इनका लेट सपोज रिटर्न बनाने का काम मिलता है फॉर एग्जांपल, सही है, और इन्होंने मुझे अपनी दे दी करंट बैंक की स्टेटमेंट, करंट अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट दे दी कि भाई ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, इसमें मेरी ये सैलरी आती है। तो चूंकि मैंने इनकी एमआईएस देख ली है और बैंक का प्रॉफिट आ रहा है तो फिर मैं इनको बोलूँगा कि नहीं भाई ये आपकी तो यार ये बैंक का जो प्रॉफिट आ रहा है इसका मतलब आपको एक और अकाउंट भी है सेविंग अकाउंट, आप उसकी स्टेटमेंट भी मुझे दें। तो बेसिकली जब आप रिटर्न भर रहे होते हैं अपना भी या किसी का भी तो
तो MIS रिपोर्ट से आप बेसिकली बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे आ रही है डिविडेंड इनकम, ठीक है, और आप अपना रिटर्न जब बनाने सेल्फ रिटर्न बनाने बैठे तो डिविडेंड इनकम आई, तो आपको ये पता चल गया कि मेरे पास शेयर्स हैं, जब ये डिविडेंड इनकम आई है तो क्या मैंने वो शेयर्स अपने डिक्लेयर किए हुए अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, तो आप फौरन चेक करेंगे ये वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर मेरे पास शेयर्स डिक्लेयर्ड हैं या नहीं है। तो शेयर्स की इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी आपके पास? ऐसी बात है कि आपने पूरे साल अगर आप शेयर्स का काम करते हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सही है ना, तो फिर आपको पता है मुझे एक स्टेटमेंट लेनी होगी एक अपने ब्रोकर से जो मुझे लेजर देगा मेरा पूरा, मेरा CDC में अकाउंट होगा, उसकी स्टेटमेंट पहले मैं निकालूंगा रिटर्न भरने से पहले, और उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि जून 30 को मेरे पास इतने नंबर ऑफ शेयर्स थे और उनकी वैल्यू इतनी थी, ताकि मैं उसका रिपोर्ट प्रॉपर कर सकूँ। तो सिर्फ एक MIS रिपोर्ट देखने से अगर मैं रिवर्स में जाऊँगा तो मुझे ये पता चला जाएगा कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, या मेरे कोई एसेट अगर स्किप हो रहे हैं वो यहाँ से हो जाएंगे। लेट्स सपोज बहुत सारी जगहों पे मिस्टेक हो जाती है कि लोग अपनी प्रॉपर्टी जो है उनके जहन में नहीं होता है कि प्रॉपर्टी खरीदी उन्होंने 2023-24 में, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं करवाई। जब मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करवाई तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का टैक्स भी नहीं कटा होगा, जब उसका टैक्स नहीं कटा तो MIS में भी नहीं आया होगा। अब जब मैं अपना रिटर्न भरने जा रहा हूँ तो मैं MIS की बेस के ऊपर जब रिटर्न भरूंगा तो वो प्रॉपर्टी की जो ट्रांजैक्शन है वो स्किप हो जाएगी। हो सकता है कि मैंने जून की 28 को ट्रांजैक्शन की हो और जो रजिस्ट्रार है उसने जुलाई की पहले वीक में टैक्स जमा कराया हो, तो 2 अलग अलग साल हो गए कि प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन हुई एक साल में और टैक्स जमा हो रहा है दूसरे साल में, तो दूसरे साल की MIS में आएगी। उस वक्त अगर आपका रिटर्न खुद भी भर रहे हैं या कोई और आपका भर रहा है, कंसल्टेंट भर रहा है, सही, तो उसको ये बताना फिर आपका काम होगा कि वो तो MIS में चल रहा होगा। जब उसको अगले साल MIS पे प्रॉपर्टी का टैक्स नजर आएगा तो फौरन पूछेगा आपसे कि आप मुझे प्रॉपर्टी की डिटेल नहीं दी, तो फिर आप बताएंगे वो तो मैंने पिछले साल खरीदी थी, टैक्स इस साल कटा है। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ से गैदर कर सकते हैं। फर्स्ट करें यहाँ पे एक टैक्स आ रहा है गाड़ी बिकने का, सही है ना, कि आपने कोई गाड़ी बेची है और उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया, खरीदी है उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है, तो रिवर्स में जाके अगर आपसे स्किप हो रहा हो वो इन्फॉर्मेशन, तो आप जो है यहाँ पे फौरन इसको मैनेज कर लेंगे। तो ये MIS की रिपोर्ट आपकी समझ में आ गई, इसमें आपके नाम पे जहाँ जहाँ टैक्स कटा है वो सारे यहाँ पे आ रहा है। और अगर कोई अगर नहीं आ रहा हो तो फिर क्या करें, जैसे गाड़ी सेल या परचेज करते वक्त गाड़ी सेल और परचेज करते वक्त जैसे प्रॉपर्टी की मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि उसका टैक्स जो है वो आना तो है हर हाल में, ठीक है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है, सही ना, तो बेसिकली आपने उसको मॉनिटर करना पड़ेगा कि जो मैनुअल डॉक्यूमेंट होंगे आपके, क्योंकि टैक्स आपने दिया होगा इसमें जमा नहीं हुआ होगा, तो वहाँ से फिर आपने, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये तो है ही मेरा, लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट मेरे पास फिर भी होने चाहिए। यानी कि MIS की सैलरी मेरे पास है, लेकिन अगर सैलरी सर्टिफिकेट ले भी लूँ मैं अपनी यूनिवर्सिटी से तो मैं थोड़ा सेफ साइड पे हो जाऊँगा, मैच कर लूँगा मैं और फाइनल डाटा यहाँ से उठाऊँगा मैं। ये सही है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा कि जो आपने एग्जाम्पल दी कि मेरा टैक्स सेट खत्म हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है वो सेल की और टैक्स जो कटा हो नेक्स्ट फिस्कल ईयर में चला गया, तो उसमें तो वो टैक्स नेक्स्ट फिस्कल ईयर में ही रिटर्न में जाना चाहिए। ये सही है, लेकिन क्योंकि आपने सबसे पहले पढ़ा था बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने बैंक स्टेटमेंट रिकंसाइल की भी है रिटर्न भरने से पहले, तो जून 28 को वो प्रॉपर्टी की जो ट्रांजैक्शन थी वो अमाउंट तो निकल गया मेरी बैंक से, ठीक है, जब वो अमाउंट इतना बड़ा अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट से निकला है तो मुझे पहले ही पता चल गया रिकंसाइल के कि ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे हो गई। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो मैंने वेस्ट में दिखा दी है, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है जून 30 से पहले तो बैंक से तो फिर भी एंट्री पास हो गई है, तो मैं उसको कहाँ पे दिखाऊंगा, दिखाना तो जरूरी है, फिर मैं उसको एडवांस में दिखा दूँगा कि मैंने एडवांस ले लिया, अभी ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, ठीक है, फिर वो अगले साल वो एडवांस से खत्म हो जाएगी और प्रॉपर्टी में जाके ऐड हो जाएगी वेल्थ के अंदर। तो ये खुद ही फिस्कल ईयर उठाएगा या हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ से उसके लिए आपने बताया इसमें टैक्स ईयर 2024 तो खुद ही टाइम तो इसका लिए उसको पता है कि 23-24 की बात होगी, तो सारा वो डेटा उससे रिलेटेड लेकर आया। तो इस MIS के अंदर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब इसकी बेस के ऊपर आप अपने रिटर्न भर सकते हैं, आप सैलरी इनकम भी भर सकते हैं, इनकम फ्रॉम बैंक भी भर सकते हैं, यहाँ से इनकम फ्रॉम डिविडेंड, ठीक है, रेंटल इनकम जो आ रही है वो रेंटल इनकम यहाँ से दिखा सकते हैं,
अब देखिए इसके अंदर ये आपकी ये तो MIC इनपुट हो गई, ठीक है, ये क्लियर है सबको, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इसमें कि रिटर्न ओपन करते ही अपना फोल्डर आप MIC रिपोर्ट कॉल करते हैं। अब नंबर 2 हम आ जाते हैं। नंबर 2 स्टेप जो है जिसके बारे में लोगों को बड़ी मतलब प्रॉब्लम होती है कि एक शॉर्ट टर्म सेशंस के अंदर जो है वो चूँकि स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हैं और जब 5-6 घंटे के गैप के बाद वो खुद अपने कंप्यूटर पर बैठते हैं तो वो चीज़ें रहने बाद स्किप हो जाती है, इसमें इतने ज़्यादा और काम आ जाते हैं कि उसके लिए रिकॉर्डिंग का बंदोबस्त हो गया है कि ये रिकॉर्डिंग जब आप लेके बैठेंगे और ये स्क्रीन आपके सामने होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी हर चीज़ आसान होती चली जाएगी। अब देखिए ये आपके पास स्क्रीन इंटरफेस है IRIS का, नहीं सॉरी इसमें डेटा सब फीड कर रहे हैं, ये MBR फीड नहीं कर रहे हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ने आपका टैक्स रिटर्न किया तो यूनिवर्सिटी का फाइनेंस डिपार्टमेंट चालान जमा कराएगा तो यूनिवर्सिटी फीड कर रही है, ठीक है ना। मैंने किसी जगह जाके प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन की तो वहाँ जो रजिस्ट्रार ने टैक्स काटा तो वो रजिस्ट्रार का जो डिपार्टमेंट है वो फीड कर रहा है, वो सारा डाटा उनके फिर यहाँ जमा हो जाता है। तो ये स्क्रीन है आपकी, ये इंटरफेस है, ठीक है ना। इसके अंदर पहले जो आप कुछ चीज़ें समझते हैं इंपॉर्टेंट जो है ताकि आपको अगर कोई फ्यूचर में लेटर आए तो आपको पता हो कि यहाँ से जाके मैंने देखना है। अगर प्रोफाइल अपडेट होगा आपके पास SMS आ जाएगा और ईमेल आ जाएगी कि आपके फोल्डर में सही ना एक नई नोटिफिकेशन आ गई है। तो आपने लॉगिन होने के बाद ये जो इनबॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इनबॉक्स के ऊपर आके क्लिक कर दें। अब आपने जो आप लोगों ने अगर किसी अपने इनबॉक्स में फीड किया है कुछ आ रहा है डेटा, ये 2 रिकॉर्ड फाउंड आ रहे हैं, फिर यहाँ भी 2 रिकॉर्ड फाउंड आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, कोई आपके पास पेंडिंग के अंदर कोई लेटर नहीं आया हुआ MBR का। तो ये इनबॉक्स का जो ऑप्शन है बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर मेरे नाम पे कोई लेटर इशू हुआ होगा तो यहाँ पे नजर आ रहा है, तो नो रिकॉर्ड फाउंड इसका मतलब है कि कोई MBR ने आपको नोटिस इशू नहीं किया था। नंबर 2 जो काम की चीज़ है वो है ड्राफ्ट का बटन। अच्छा जब आप रिटर्न अपना भर रहे होते हैं फाइल करने बैठते हैं तो वन सेटिंग में तो नहीं कर देते, आपने थोड़ा काम किया फिर आप चले गए, फिर डेट चली गई, फिर कोई और काम आ गया तो रिटर्न तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जितना आप काम कर रहे हैं वो ऑटो सेव हो रहा है, ऑटो सेव हो रहा है और ड्राफ्ट के अंदर जाके वो सेव मोड के अंदर आपको अवेलेबल रहेगा। तो आप जब भी गैप के बाद दोबारा लॉगिन होंगे तो आपको अपनी प्रीवियस जो वर्किंग है वो ड्राफ्ट के अंदर मिलेगी। तो अगर आपके पास ड्राफ्ट ओपन किया आप लोगों ने, आपको पास ड्राफ्ट में कुछ आ रहा है, आपके ड्राफ्ट में कुछ आ रहा है आप लोग अभी जो आपने किया ना यहाँ भी लेके ड्राफ्ट में आ जाएगा। सेटिंग्स आपके फोल्डर में ड्राफ्ट में रिटर्न आ जाएगा कौन से ईयर पे 2024 में जी आपके इसमें 2 रिकॉर्ड फाउंड आ रहे हैं, सही है। लेकिन शरीफ साहब ने जो भी अपना रिटर्न ऑन कर दिया है, सही ना, वन टाइम रिटर्न ऑन कर दिया तो ग्राफ में जाके सेव हो गया। अब जब आपने इस पर अपडेट करनी है तो आपने यहाँ पे आके ओपन करना है इसको, दोबारा से ओपन नहीं करना है, फ्रेश रिटर्न यहाँ पे आपका रिटर्न जब तक रहेगा जब तक आप इसको फाइनल सबमिट नहीं कर देंगे। उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है 20 वाला आउटबॉक्स को छोड़ देते हैं, कंप्लीट टास्क है। तो कंप्लीट टास्क का ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सेंस में कि जब आप अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं वो यहाँ जाके सेव हो जाता है। तो जब आप 2024 में रिटर्न पे डाटा फीड करने बैठेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि आप पहले अपना पुराना रिटर्न डाउनलोड करना है कि मैंने 2023 में क्या डिक्लेयर किया था, वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगी, उसको बेस बनाते हुए फिर आपके पास नए साल का डाटा होगा। तो ये जो रिटर्न आप डाउनलोड करेंगे वो बेसिकली आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें काम आ रहा होगा। तो पिछले साल बैंक बैलेंस मैंने ये सारे बैंक शो किए थे, इस साल वो बैंक है या नहीं है, अगर नहीं है तो फॉरन बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे या ऑनलाइन दे देंगे। 2 टास्क आ रहे हैं, हाँ 2 टास्क आ रहे हैं ना, 3 टास्क आते हैं इसके अंदर। रजिस्ट्रेशन आ रहा है इसके अंदर एक, सही है, रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन आ रहा है, ठीक आ रहा है, ऑडिट करना है, एक इनकम टैक्स आ रहा है, एक इनकम टैक्स का आ रहा है। ये डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन है आपका, अगर डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे ये 2 ऑप्शन और क्या है तो आगे
डिक्लेरेशन में देखिए आपने क्लिक किया तो आपकी हिस्ट्री आ गई पूरी। अब जितने साल के रिटर्न आपके जमा होंगे 2014 के बाद से, क्योंकि आईआरएस आया था 2014 में, उसके बाद से जितने भी रिटर्न है वो सारे यहाँ पे सेव है। तो लेट्स सपोज अगर आप 2024 में हैं और आपको कोई लेटर आ जाता है 2020 का, 2020 में आपकी ये इनकम है जो कि हमारे हिसाब से नॉर्मल इनकम है, इसका जस्टिफाई करें तो आप यहाँ से अपना रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट टास्क के अंदर आपकी पूरी हिस्ट्री सेव हो रही है। एमआईएस के अंदर आपका पूरा विदहोल्डिंग इनकम टैक्स जहाँ जहाँ डिडक्ट हुए वो सेव हो रहे थे। कंप्लीट टास्क में आप जो जो एक्टिविटी कर रहे हैं ईयर टू ईयर वो सेव हो रही है। ठीक है, आपके कंप्लीट टास्क में कितने रिटर्न आ रहे हैं? 2014 से ही आ रही है 2023 तक। इसका मतलब है कि आपका पूरा कंप्लाइंस जो है सारे रिटर्न आपके भरे हुए सही ना, जिसके ये देख के आपको पता चल गया कि मेरा 2023 तक का रिटर्न सबमिट है। अगर किसी का नहीं आ रहा है 2023 टॉप पे, तो उसका मतलब है कि उसको पिछले साल का रिटर्न भी भरना पड़ेगा। सही, अब वो नॉट फिल्टर भी होगा जिससे रिटर्न नहीं भरा होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो हमने सिर्फ इसकी यूटिलिटी देखी है अभी इंटरफेस की, अब हम उसका रिटर्न भर देते हैं। अच्छा देखिए, अभी जो सलीम साहब का रिटर्न खुला हुआ है हमारे पास, ये तो फ्रेश ईयर ओपन है। आप लोग सिर्फ अपने अगर फ्रेश ईयर ओपन नहीं है तो नॉर्मल रिटर्न का बटन नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक करना है। ऑडिट एंड असेसमेंट ये कि जब आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो ये आईआरएस एक नोटिफिकेशन इशू करता है कि वो बोलता है कि ठीक है आपने जो रिटर्न भरा है हमारे हिसाब से वो सही है इस वक्त, ठीक है ना। बाद में अगर कोई उसको चीज़ मिलती है, लेट्स सपोज आपने रिटर्न के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी, ठीक है, तो फिर वो आपको नोटिस भेजेगा, लेकिन फॉर द टाइम भी उसने बोला कि आपका रिटर्न सही है। तो डिक्लेरेशंस और ऑडिट में नंबर ऑफ आइटम सेम होंगे? नंबर आइटम सेम होगा हर साल। ऑडिट में अलग भी हो सकते हैं, अगर आपके कोई नोटिस निकले हुए हैं तो वो ऑडिट में आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है अगर आपका 2 रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है इन बॉक्स में तो फिर सेम होगा। ठीक है, मतलब 15 आ रहा है जो कि ऑडिट में 10 आ रहा है। हाँ मेरे पास भी ऐसे है। तो फिर वो देखते हैं कौन से नहीं आ रहे हैं, तो 15 आ रहे हैं आपके 5 जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं। इसमें एक है स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स। हाँ, वो वही वेल्थ स्टेटमेंट पहले अलग थी, पहले 2018 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न अलग करता था और वेल्थ स्टेटमेंट अलग था, उसी का डिफरेंस होगा। अच्छा, वो भी 5 एक्स्ट्रा उसका 5 एक्स्ट्रा यूपीसीए से। अच्छा देखिए, आपने खोलिए नॉर्मल रिटर्न पे ओपन किया है तो ये विंडो आ गई आपके पास नॉर्मल रिटर्न पे, ये तो अभी स्क्रीन आ गई आपके पास जो अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे। तो यहाँ पे आपने लिखना है 2024 कहाँ पे? ये नॉर्मल रिटर्न, नॉर्मल ये बीच पर यहाँ पे आप खोलें तो आपने जो है वो सैलरी का रिटर्न नहीं खोलना है, आप कोशिश करें कि स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है इसके ऊपर काम करें, क्योंकि जो दूसरे फॉर्म्स आ रहे हैं वो हर साल चेंज हो जाते हैं। तो बेहतर है कि हमारा जो काम है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे हर साल सेम चलता है। तो देखिए 2024 जब आप ओपन करेंगे लिखेंगे और वहाँ पे कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए मैं ये 2020 को लिख रहा हूँ और कंटिन्यू का बटन प्रेस किया मैंने तो मेरे पास मैसेज आ गया। ये मैसेज जो है आपको नहीं आएगा जो फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं, उनके बाद फॉर्म खुल कर आ जाएगा ओपन होकर। लेकिन जब आपने ये कंप्यूटर बंद कर दिया अभी और जब दोबारा लॉगिन होंगे तो आपको फिर ड्राफ्ट से ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि मैसेज यही आ रहा है कि आपका रिटर्न ऑलरेडी ओपन है। तो हम चले जाएंगे कहाँ पे, ड्राफ्ट के अंदर। अब हम जो है इसकी स्क्रीन देख लेते हैं ताकि आपको बेसिकली एक आइडिया हो जाए कि स्क्रीन कैसे काम करती है। तो फिर हम इसको थोड़ा स्पीड के अंदर कोशिश करेंगे कि वेल्थ स्टेटमेंट पे आ जाए और फिर सवाल जवाब इसको बता देंगे। तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद आपको भी आसानी हो जाएगी। अपना नाम है सर? अब जो है हमने बेसिकली ड्राफ्ट के अंदर आ गए, वापस है पीछे। वापस आ जाए। देखिए ये रिटर्न आपके पास ओपन हो रहा है, जब आपने 2024 ओपन किया तो ये स्क्रीन ऑन हो गई आपके पास। अब हम इसको जो है ज़्यादा वो चीज़ें देखेंगे जो हमारे काम की है, ठीक है, वो सारी चीज़ हेड ऑफ अकाउंट देखेंगे। अभी जो आपके पास खुला है ये जो स्क्रीन खुली है ये बाय डिफॉल्ट खुली है सैलरी की। बाय डिफॉल्ट ये आपके पास जो सैलरी का फॉर्म ओपन किया है, जबकि अगर लेफ्ट साइड के ऊपर आप आएंगे तो जो हॉरिजॉन्टल टूल बार बनी हुई है
उसके अंदर सब कुछ है, सैलरी भी है, बिजनेस भी है, कैपिटल गेन भी है। हमने सैलरी के ऊपर काम करना है। तो ये आपकी सैलरी इनकम है। आपने दो ऑप्शन है आपके पास, या तो MIS से डेटा उठा लें या आपको जो सर्टिफिकेट मिला है यूनिवर्सिटी से, उसमें जो ग्रॉस सैलरी और जो आपका टैक्स डिडक्ट किया वो यहाँ पे आपने दिखानी है, ग्रॉस सैलरी दिखानी है। MIS कैसे बनाएंगे? MIS एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे उसको, एक्सेल में वो मैं आपको दिखा दूंगा, एक्सेल में कन्वर्ट करके उसकी सॉर्टिंग कर लेंगे। तो आपके पास देखिए यहाँ पे सारा सिस्टम चल रहा है कोड के ऊपर। एक कोड है आपके पास 1009 का, यहाँ पे आपने सिर्फ सैलरी जो होती फीड करनी है, जो भी आपको ग्रॉस सैलरी मिली है सर्टिफिकेट के ऊपर जो आ रही है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे फीड कर देना है। और अगर आप चाहें MIS से करना है तो फिर आप MIS को जाहिर सी बात है वहाँ से आप टोटल करेंगे, उसको पहले एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे और शॉर्ट करके सैलरी इनकम वहाँ से डेटा उठा यहाँ जो टैक्सेबल रिसीट हुई है आपको वो यहाँ मेंशन कर देंगे। ये वाला पॉइंट क्लियर है? सही है? क्योंकि अभी इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर हम थोड़ा स्पीड में काम करेंगे कि जहाँ प्रॉब्लम आती है वो वेल्थ स्टेटमेंट में आती है, उसके बिना आप सवाल जवाब भी कर लेंगे और उसको डिस्कस भी कर लेंगे। हमने एक तो डाली सैलरी इनकम, ठीक है, उसके बाद फिर आगे मेरे पास सैलरी इनकम के अलावा अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है। अब अदर सोर्स ऑफ इनकम मेरी MI से भी टैली हो रही है, ठीक है। MIS के अंदर मैंने देखा था अपनी कि मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है बैंक से, ठीक है, मेरे पास जो है सर्विसेज की इनकम आ रही है। तो वो इनकम हम कौन कौन से फॉर्म पे फीड करेंगे? तो नंबर 2 जो हमारा फॉर्म है, जो इम्पोर्टेंट फॉर्म है, वो हम बताते हैं कि हमें मिली है इवनिंग प्रोग्राम की सर्टिफिकेट की इनकम को रिपोर्ट करना है। सही है? इवनिंग प्रोग्राम जो मैं कर रहा हूँ, FBR बोलते हैं ये आपकी बिजनेस इनकम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको बिल दी, वो दूसरे उसका एक और फॉर्म है, उसका अलग फॉर्म है, यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो फॉर्म है ना बेसिकली देखिए इस पे लिखा हुआ एग्जेम्प्ट, वो एग्जेम्पशन नहीं है, वो आपको रिबेट मिल रहा है, वो भी हम एक अलग फॉर्म होगा उसके ऊपर फिट करेंगे। इस FBR के जितने भी फॉर्म्स हैं उसके ऊपर आप जो भी एक्टिविटी करेंगे उसके बाद आपने कैलकुलेट का बटन दबाना है। जब तक आप वो कैलकुलेट का बटन प्रेस नहीं करेंगे तो वो पूरा फंक्शन जो है क्लोज नहीं होगा। जब क्लोज नहीं होगा तो उसको जहाँ पे जाके अपना रिकॉर्ड सेव करना है वहाँ सेव नहीं करेंगे। तो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे अगर मैं सैलरी इनकम फीड करता हूँ सपोज 12 लाख और कैलकुलेट का बटन प्रेस कर देता हूँ, तो जब आप सेल्फ रिटर्न भर रहे होंगे ना तो आपने क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि 12 लाख का इम्पैक्ट गया कहाँ होगा। ये चीज़ आपके ध्यान में बस आनी चाहिए। तो वो वाला फॉर्म सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये 12 लाख का फॉर्म, 12 लाख की एंट्री गई कहाँ है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे ये ऑप्शन नजर आ रहा है आपको टैक्स चार्जेबल का, टैक्स चार्जेबल को आप क्लिक करेंगे तो आपके नीचे स्क्रीन खुल जाएगी। उसमें सबसे आखिरी ऑप्शन है कंप्यूटेशन का, ठीक है। ये कंप्यूटेशन का वो पेज है जिसके ऊपर आप जो भी डाटा फीड कर रहे हैं अपने अपने इनकम के फॉर्म के ऊपर, टैक्स चार्जेबल हमें कंप्यूटेशन के पेज के ऊपर जैसे ही गया ये सिर्फ रीड ओनली फॉर्म है, सही ना। इस फॉर्म के अंदर आप एडिट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप इसको देख सकते हैं। तो भाई जो 12 लाख की सैलरी इनकम थी यहाँ शो हो रही है, ठीक है ना। ये जो कोड आपको नजर आ रहा है 9000 का, ठीक है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 9000 का कोड है टोटल इनकम का, और 9100 का जो कोड है 9100 का कोड है टैक्सेबल इनकम का, ठीक है। ये आपको नजर आया कंप्यूटेशन के पेज के ऊपर, इस पर नहीं देख लिया कंप्यूटेशन। आपने इनकम फीड करके कंप्यूटेशन पे जाकर चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको दो बेसिकली टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई कि एप्लीकेशन बोलिए टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम, ठीक है। इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा टैक्सेबल 9100 का जो कोड है, यहाँ तो ये भी शो नहीं होगा। नहीं, यहाँ आप डेटा फिट करेंगे ना सैलरी का, अब देखिए यहाँ पे टैक्स शो करिए आपका 15000 रुपये, वही यहाँ पे शो कर रहा है 9100, ठीक है। 15000 सिस्टम ने आपको बता दिया कि अगर 12 लाख तनख्वाह है टैक्स पेड की तो उसकी लायबिलिटी बनेगी 15000 की। डेटा की में देखिए
ये बता दें। उसने आपको कंप्यूटेशन के बेस के ऊपर लायबिलिटी बता दी, 15,000 की लायबिलिटी है। तो 15,000 रुपीज़ आपने देने हैं या आपके ऑलरेडी विदहोल्ड हो गए? बेसिकली दैट्स व्हाट द विदहोल्ड हो गए मेरे। तो मैंने एक और फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेबल टैक्स का फॉर्म, वहाँ पे जाके मैंने डेटा फिट करना है। इसलिए ऑलरेडी अच्छा आपके पास कंप्यूटेशन में जो पेज खुला हुआ है तो सबसे आखिर में आ रहा है 9203 कोड के ऊपर सेकंड लास्ट लाइन पे। इसका मतलब क्या है कि 15,000 रुपये आपको देने हैं। सिस्टम बोल रहा है कि आपने 15,000 देने, तो चालान बना दूं मैं आपका। तो आप उसको बताएंगे नहीं मैंने तो 15,000 कट गए मेरी सैलरी से, ये आपने बताना है। ठीक है, समझ में आया? ये आपने सिस्टम को बताना है कि मेरी सैलरी में से 15,000 का टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। तो जहाँ पे आपने कंप्यूटेशन का बटन देके उसके ऊपर देके लिखा हुआ है फाइनल एंड फिक्स, ठीक है। कंप्यूटेशन के ऊपर जो ऑप्शन है वो लिखा है फाइनल एंड फिक्स, उसके ऊपर लिखा है कैपिटल एसेट और उसके ऊपर लिखा है एडजस्टेबल टैक्स। एडजस्टेबल टैक्स वाला ऑप्शन नजर आया आप लोगों को? एडजस्टेबल टैक्स वाला ऑप्शन नजर आया? ठीक है, जो अपने मोबाइल पे है तो नजर आ रहा है एडजस्टेबल टैक्स वाला ऑप्शन? अच्छा, जो एडजस्टेबल टैक्स वाला फॉर्म है मेरा, बेसिकली वहां जाके जब मैं रिपोर्ट करूंगा कि मेरा टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो ये जो कंप्यूटेशन पे 15,000 की लायबिलिटी बनी हुई थी ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। बेसिकली मैंने उसको बताना है जाके एडजस्टेबल के उसमें तो खास कोड टैब कोड होगा आपका, ठीक है ना? वो कोड हम देख लेते हैं कि ऊपर हो गया ना कहीं। एडजस्टेबल के अंदर जो कोड है बेसिकली आपको सैलरी का है, और उसके ऊपर देखिए सबसे ऊपर कोड लिखा हुआ है सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149। यहाँ पर आपने जो टैक्स कलेक्टेड एंड डिडक्टेड 3 कॉलम बने हुए हैं, तो जो 20 वाला कॉलम है वहाँ पे आपने फिगर फिट कर देंगे 15,000 ऑलरेडी मेरे डिडक्ट हुए हुए हैं। सही क्लियर है आपको? और कैलकुलेट का बटन प्रेस कर देते हैं। इसमें एसेट वैल्यू की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है इसी पे। जब आपने इसका कैलकुलेट का बटन प्रेस किया तो आपको उसकी आईआरएस की लॉजिक तो पता चल गई। मैं जो भी काम करूंगा वो कंप्यूटेशन के पेज पे अपडेट कर देगा। तो ये काम करने से पहले वो मुझे बोला था आपने 15,000 की पेमेंट करनी है, और जब मैंने उसको बताया कि मैंने तो 15,000 डिडक्ट हो गए हैं, तो मैं क्या करूँगा वही कंप्यूटेशन के पेज पे जाके उसी कोड पे जाके चेक करूँगा वहाँ पे क्या अभी भी 15,000 लिखा हुआ है या जीरो हो गया। अब आप उसको चेक कर लेते हैं। मैं दोबारा कंप्यूटेशन के पेज पे गया, वो स्क्रीन में सामने ओपन हो जाएगी कंप्यूटेशन की, और मैं सबसे आखिर में गया तो मेरा कोड है 9203 का, जहाँ पहले 15,000 रुपये लिखा हुआ था, अब वहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है क्योंकि सिस्टम ने इसको एडजस्ट कर लिया। मेरी लायबिलिटी के अगेंस्ट में इसको जीरो कर दिया। तो ये जो मैंने आपको बताया ना सिंपल सैलरी का जो रिटर्न है, अगर आपके सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है सैलरी इनकम और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आपने ये 3 फॉर्म्स के ऊपर ये 3 एंट्रियां करें। ये क्लियर है आप लोगों को? अभी हम इसको थोड़ा सा और एडवांस में जाएंगे, लेकिन जो हमारा मेन टारगेट है कि जो स्क्रीन्स है आपको, उन स्क्रीन्स के ऊपर आपको बेसिकली उनकी वर्क मेथोडोलॉजी पता चले, ठीक है ना? क्योंकि इनकम रिटर्न के बाद जब अभी ओपन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये डाटा लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। तो भी हमने सिंपल केस किया कि सैलरी इनकम है मेरी, सही, उसमें टैक्स कैलकुलेट किया सिस्टम ने कंप्यूटेशन के पेज के ऊपर जाके। मैंने कंप्यूटर को जाके एडजस्टेबल टैक्स के ऑप्शन में बता दिया कि मेरा टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट है, और अगर नहीं हुआ होता तो फिर मुझे वो चालान बनाना पड़ता। अब
अब हम आ जाते हैं केस नंबर 2 के ऊपर। ये मेरी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे आप लोगों की एमआईएस में नजर आ रहा है। अच्छा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के अंदर जो मोस्ट कॉमन इनकम है वो हम ये एज्यूम करते हैं कि विजिटिंग फैकल्टी की इनकम। मॉर्निंग में भी विजिटिंग एज अ विजिटिंग आगे जो एम्प्लॉयमेंट से हट के जो आप काम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन अगर वो आपकी जॉब पार्ट ऑफ सैलरी है, सैलरी का पार्ट नहीं है, अगर उसकी पेमेंट अलग मिलती है तो वो आपकी अदर इनकम हो गई। अब हम केस नंबर 2 कर रहे हैं कि हमें सैलरी इनकम भी मिल रही है और हम यहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे भी काम कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि मैंने सैलरी का डाटा तो फीड करना ही करना है, वो हमने देख लिया। अब मुझे वो वाली इंफॉर्मेशन फीड करनी है विजिटिंग फैकल्टी की। अच्छा, कौन सा ऑप्शन के अंदर मैं फीड करूँगा, तो उसके लिए हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है बेसिकली कि आपने जो रेडिट खोला हुआ है सैलरी रिटर्न नॉर्मल नहीं है, नहीं सैलरी करवाई है इससे कि जो नॉर्मल ये है। आपके पास सैलरी के बिजनेस इनकम आ रही है, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो सैलरी लिखा हुआ है उसके बिजनेस इनकम आ रही है। पहले पेज के ऊपर आता है जहाँ सैलरी फीड की है, उसके नीचे कौन सी इनकम आ रही है? नहीं, सैलरी लिखा हुआ है, सैलरी। उसके बाद क्या आ रहा है नीचे? नहीं, ये वाले जो ऑप्शन है, ये वाले इन ऑप्शंस की बात करो। सैलरी के नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? बिजनेस लिखा हुआ है, सही है ना? तो उसके अंदर इशू क्या है कि अगर मैं नॉर्मल रिटर्न ओपन करूंगा तो अभी जो मुझे स्क्रीन पर हेड ऑफ अकाउंट नजर आ रहा है वो डिफरेंट है, और जो नॉर्मल आपकी स्क्रीन पे खुला हुआ है वहाँ पे प्रॉपर्टी इनकम भी नजर आ रही है, ठीक है, बिजनेस इनकम भी नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद में कैपिटल गेन और अदर इनकम नजर आ रही है। तो नॉर्मल रिटर्न ओपन करने का इशू यही है कि हमने वहाँ सारी हेड ऑफ इनकम नजर आ रही है। बेसिकली मेरी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है विजिटिंग फैकल्टी की। विजिटिंग फैकल्टी की जो मेरी इनकम है वो जाएगी बिजनेस इनकम के अंदर, ठीक है। आपके इसके अंदर बिजनेस इनकम नजर आ रही है? ये देखिए आप सैलरी इनकम आप फीड कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं वो? ये आप सैलरी नहीं फिलहाल ये बहुत ज़्यादा विजिटिंग फैकल्टी की इनकम सैलरी इनकम आपने कौन से टैब पे डाल दें? इनकम फ्रॉम सैलरी में, और कोड कौन सा आएगा आपका? 1009, उसमें आप डाटा फीड कर रहे हैं, सही है। और सिस्टम क्या मैसेज दे रहे हैं? तो सिस्टम ने आपको मैसेज दिया, इसका मतलब ये है कि सिस्टम ये रीड कर रहा है कि ये आपकी सैलरी इनकम नहीं है, सही है, ये आपकी अदर देन सैलरी यानी कि विजिटिंग फैकल्टी की इनकम है। जो मैसेज आ रहा है उसका ये मतलब है। तो सही है, सही है। सैलरी सर्टिफिकेट इसमें दिए है आपको ना, बिल्कुल। लेकिन सिस्टम असल में रीड कर रहा है उसको कि वहाँ पे उसके पास डाटा अपडेट है, क्योंकि बोला कि नहीं इस टैक्स पेड की जो आईडी है, अब इनकी सैलरी इनकम तो है नहीं, अब जो भी इनकी इनकम आ रही है वो अदर देन सैलरी है। अब अदर देन सैलरी के अंदर आपकी प्रॉपर्टी इनकम भी हो सकती है, बिजनेस इनकम भी हो सकती है, ठीक है ना। तो वो बेसिकली आपको जो मैसेज दे रहा है कि आप पहले बिजनेस इनकम के अंदर अपना डाटा फिल करें। तो आपको जो इनकम है अपनी, क्योंकि आप सर्विस ले रहे हैं बेसिकली, अभी सैलरी नहीं है, ये सर्विसेज है, तो आपको बिजनेस इनकम के अंदर इसको शो करना होगा। एट्रीब्यूट का वो इशू नहीं है, वो फॉर्मेलिटी है।
तो ये दो चीज़ें हमने देखी है कि इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम जो मेरी विजिटिंग फैकल्टी की इनकम होगी, कहाँ जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर। बाकी रेंट हो गया, शेयर्स रेंट हो गया, प्रॉपर्टी में जाएगा वो आपका, ठीक है। लेट्स सपोज हम जो है एक मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर फॉर्म खुला हुआ है, ये अदर सोर्स का एक इनकम हम देख लेते हैं बैंक से सेविंग की, एक हेड ऑफ इनकम हम देख लेते हैं कि मुझे जो बैंक से वो प्रॉफिट अकाउंट के ऊपर सेविंग में प्रॉफिट मिल रहा है, उसको मैंने कैसे डिक्लेयर करना है। मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे टैक्स चार्जेबल का ऑप्शन नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, टैक्स चार्जेबल का ऑप्शन नजर आ रहा है। जब मैं टैक्स चार्जेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन ऑन हो जाते हैं। उसमें एक ऑप्शन है फाइनल, फिक्स एंड मिनिमम का, इसको आप क्लिक करें तो आपके सामने पूरी स्क्रीन खुल जाएगी। कुछ टैक्सेस आपके ऐसे होते हैं जो बेसिकली आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनते हैं, आपकी जो टोटल इनकम होती है उसके अंदर जाके ऐड नहीं होते हैं। इसकी मिसाल ये है कि जैसे आपकी सैलरी इनकम है, सैलरी इनकम के साथ जो आपकी विजिटिंग फैकल्टी की इनकम है वो सैलरी इनकम में ऐड हो जाती है और एक नया टैक्स रेट कैलकुलेट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपको कोई प्रॉपर्टी इनकम हो रही है रेंटल के ऊपर तो वो आपकी टोटल इनकम में जाके ऐड हो जाती है। इसका मतलब ये सारी इनकम जितनी भी नॉर्मल है, लेकिन कुछ ऐसी भी इनकम होती है जो आपकी टोटल इनकम में ऐड नहीं होती है, टोटल इनकम अलग चल रही होती है, उनको हम बोलते हैं फाइनल इनकम। उसमें कैसी कौन सी इनकम है, अगर जैसे बैंक से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, अब जो बैंक से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, अगर फर्स्ट करें मेरी सैलरी है 12 लाख की और बैंक से मुझे प्रॉफिट मिला 3 लाख का, तो मेरी इनकम 15 लाख नहीं हो जाएगी, मेरी इनकम रहेगी 12 लाख, जिसमें टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, और जो बैंक का प्रॉफिट है 3 लाख का वो मैं अलग शो करूँगा, उसकी रिपोर्टिंग अलग होगी, उसमें जो टैक्स कटेगा वो फाइनल है, उसके ऊपर मैंने मजीद टैक्स अब देना नहीं है। उसकी रिपोर्टिंग बेसिकली जो ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है फिक्स एंड फाइनल का, वहाँ पे रिपोर्ट होगा। अब उसके अंदर कौन कौन सी इनकम हो सकती है जो कॉमन है, प्रॉफिट फ्रॉम बैंक, जो बैंक से प्रॉफिट मिलता है वो आपकी फाइनल इनकम है। इसी तरीके डिविडेंड इनकम, अब डिविडेंड इनकम आपकी चाहे स्टॉक से आए चाहे म्यूचुअल फंड से आए वो आपकी फाइनल इनकम है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी प्राइस बॉन्ड है, प्राइस बॉन्ड से जो आपकी इनकम आ रही है वो आपकी फाइनल इनकम है। तो जितनी भी आपकी ऐसी इनकम्स हैं जिनके ऊपर आपने आगे मजीद टैक्स नहीं देना है, अच्छा ये वो इनकम है जिनके ऊपर आप एक्सपेंस भी नहीं क्लेम कर सकते, इसीलिए हमने इनको बोला फाइनल इनकम है। तो लेट्स सपोज अगर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है बैंक सेविंग से, तो उसके ऊपर मेरा कोई एक्सपेंस तो नहीं हो रहा, वो तो मैंने डिपॉजिट्स किए हुए हैं और प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर चूँकि मेरा कोई एक्सपेंस नहीं हो रहा तो वो फाइनल इनकम है। वो जो आपको प्राइस मनी मिली है, जितनी भी प्राइस मनी मिल रही है वो सारी इसके अंदर आ रही है। अगर वो प्राइस मनी के गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है या तो एग्जाम कर दें, एक SRO लेके उसको एग्जाम कर दें, और अगर उसने टैक्स करना है तो पेमेंटों पे जो टैक्स डिडक्ट होगा फिर यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा प्राइस मनी के अंदर। तो ये फिक्स एंड फाइनल का ऑप्शन है। इस पेज के ऊपर जो प्रॉफिट का टैक्स डिडक्ट होगा वो यहाँ रिपोर्ट करना है, डिविडेंड में जो टैक्स रिपोर्ट डिडक्ट होगा वो यहाँ रिपोर्ट करना है, म्यूचुअल फंड के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट होगा वो सब यहाँ रिपोर्ट करना है। उसके अलावा अगर आपको प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे कैपिटल गेन हुआ है उसको भी यहाँ पे रिपोर्ट आपने करना है। सेल मैं आपको कोड बता देता हूँ, ठीक। सेल परचेज के ऊपर दो चीज़ें होती हैं, जब प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होती है तो आपके दो टैक्स कटते हैं, एक तो इनकम टैक्स कटता है, एक LBR के हवाले से बात कर रहा हूँ, या तो आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, एक टैक्स आपको देना है, एक टैक्स बायर ने देना है, एक सेलर ने देना है। उसके अलावा जो सेलर है उसको कैपिटल गेन भी देना है। जब वो प्रॉपर्टी अपनी सेल कर रहा है तो ऐसी बात है, पहले उसने शो की होगी कि मेरे पास इतनी की थी, अब मैंने इतनी की बेच दी है, तो जो बीच का जो डिफरेंस है उसका गेन है, उस गेन के ऊपर उसको टैक्स पे करना है, वो भी यहाँ पर डिक्लेयर होगा।
तो कितना टैक्स डिक्लेयर करना है वो डिपेंड करता है कि आपने कितने अरसे के बाद वो प्रॉपर्टी सेल आउट की है। और जुलाई 1 2024 के बाद ये लॉ उन्होंने चेंज कर दिया कि अब जो भी प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी, चाहे वो 1 साल के बाद बेची जाए, चाहे वो 20 साल के बाद बेची जाए, आपने 15% टैक्स देना ही देना है। उससे पहले था कि 6 साल के बाद आपको टैक्स नहीं देना होता। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 6 साल के बाद बेची है तो आपको 0 कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। अब आपने 15% दे रहे हैं। अगर ये लॉ चेंज हो गया तो अलग बात है। ये हमारा जो है बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से ब्रीफ ओरिएंटेशन, ठीक है। जब आप लोग इसको करने के लिए बैठेंगे तो जाहिर सी बात है उस वक्त बहुत सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। वो चीज़ों को जैसे ग्रुप बना रहेगा, ठीक है, बालू भाई उसको एडमिन कर रहे हैं, तहसील भाई उसको एडमिन में, ठीक है, और सब लोग उसके अंदर है, तो वहाँ पे हम आपस में भी इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जिस दिन हम बैठेंगे उस दिन बहुत सारी नई चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। तो ये तो हमने एक सैम्पल बेस के ऊपर रिटर्न का डिस्कस किया था, लेकिन अभी हम इसको खत्म नहीं कर रहे हैं। अभी कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है रिटर्न भरते हुए, क्योंकि आप ज़्यादातर लोग सेल्फ रिटर्न अपना भर रहे होते हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई सवाल जवाब का सेशन जो है स्टार्ट भी कर देते हैं। कोई फॉरेनर है जो पाकिस्तान से कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहा सिवाय प्रॉपर्टी के, उसका फिर क्या किस तरह फाइल करें? तो देखिए हमने ये नहीं देखना इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर वो फॉरेनर है या पाकिस्तानी सिटीजन, हमने ये देखना है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। यहाँ 2 टर्म चलती है कि अगर वो लेट सपोज पाकिस्तान में 6 महीने से ज़्यादा रहा है, किसी भी मुल्क का शहरी हो, तो लॉ की डेफिनेशन है वो रेजिडेंट हो। बस करें कोई आपका प्रोफेसर आया है यहाँ पे रिसर्च के लिए, ठीक है, तो पाकिस्तान में पूरे 1 साल रहा, ये 180 दिन से ज़्यादा रहा, तो उसका मतलब ये कि हम उसको ये नहीं देखेंगे उसकी नेशनलिटी क्या है, हम देखेंगे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, वो रेजिडेंट है। अगर वो रेजिडेंट है तो उसने यहाँ पे टैक्स देना है। टैक्स उसको अगर प्रॉपर्टी दी हुई है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा उसको, ठीक है। जैसे नॉर्मल पाकिस्तानी जो रेजिडेंट के जाते हैं, इस तरह जो फॉरेनर रेजिडेंट है उसका भी ऐसे जाएगा, तो उसको डिक्लेयर करनी है पूरी प्रॉपर्टी। जितने भी आपके फॉरेन प्लेयर अगर लेट सपोज पाकिस्तान में आते हैं मैचेस खेलने, अगर वो बार-बार आ रहे हैं और उनकी ड्यूरेशन 180 डेज से क्रॉस कर जाती है तो वो रेजिडेंट की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएंगे। तो ये पाकिस्तान का जो लॉ है वो बेसिकली ये इसी तरीके से अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर है, बस कहीं वो यूएई के अंदर जॉब करता है और 6 महीने ज़्यादा वो वहाँ रहा है, तो फिर वो नॉन रेजिडेंट होता है। उसका क्या मतलब हुआ कि अगर वो नॉन रेजिडेंट है वो यूएई के इनकम के ऊपर व्हील में जो अगर टैक्स बन रहा है तो पे करेगा। अगर उसकी पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम है, लेट्स सपोज कोई प्रॉपर्टी रेंट में दी है, तो उससे अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, वेल्थ स्टेटमेंट नहीं भरना। तो ये 2 सिनेरियोज हैं बेसिकली। एक सिनेरियो वो है कि जो फॉरेनर है उसकी नेशनलिटी पाकिस्तान की नहीं है, ठीक है ना, तो अगर वो 6 महीने से ज़्यादा पाकिस्तान में रहा है तो उसने पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से टैक्स पे करना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर यूएसए में चला जाता है तो उसने टैक्स का प्राइस वहाँ के हिसाब से करने होते हैं। हालांकि वो वहाँ का सिटीजन नहीं होता है, लेकिन वहाँ का रेजिडेंट बन जाता है, तो एक फॉरेनर ने भी यहाँ ये करना है। जो पाकिस्तानी अकाउंट्स होंगे उनमें जो उसकी वो बाहर से होम रेमिटेंस की बैंक वो उसको डिक्लेयर करनी पड़ेगी, डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ये बोला तो सीपीआर का बेसिकली वो ये पीएसआईडी बनती है। बेसिकली पीएसआईडी जो बनती है आपकी, उसके लिए आपके पास है मोबाइल। मैं आपको पीएसआईडी बनाने के लिए आपको एक और एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, उसको आप टाइप करो e.fbr.gov.pk। थोड़ा सा यहाँ से अच्छा इसके अंदर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना इनकम टैक्स वेल्थ स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। लेट सपोज प्रॉपर्टी आपके पास ऐड हो गई आपके रिटर्न के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग मिसयूज हो सकते हैं,
बहुत सारे कॉलम है ऐसे कि जो मैं अगर मिस यूज़ करना चाहूँ तो उसका रिजल्ट मेरी मर्जी के हिसाब से आ जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन है, ठीक है। जो फिगर मैं इसके अंदर कोट करूँ और मैं बता रहा हूँ आपको केस स्टडी का। तो जो प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन है उसको आपने बहुत गौर से देखना है। ये आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में आ रही है प्रॉपर्टी के टैग में, ठीक है ना, आपने उसको एक और जगह पे डिक्लेयर करना है, जो कि पिछले साल से यूनिवर्सिटी वो है कैपिटल एसेट का फॉर्म, जिसको आम जबान में बोलते हैं 7E का फॉर्म। अगर आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में प्रॉपर्टीज आ रही हैं तो आपने एक और फॉर्म है 7E का फॉर्म, उस फॉर्म के अंदर अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। ये मैं आपको वो फॉर्म ओपन करके दिखा रहा हूँ। देखिए इस फॉर्म के अंदर फुल डाटा है। अगर ये फॉर्म आप नहीं भरेंगे और प्रॉपर्टी आपने सेल करनी है अपनी स्पेसिफिक, तो वो रजिस्ट्रार आपसे 1% टैक्स ले लेगा एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन। ये फॉर्म भरना जरूरी है। तो जब आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो यहाँ से सर्टिफिकेट जनरेट होगा, उसका प्रिंट आउट आपसे लेके जाना है। आपसे से जिसकी भी पार्ट ऑफ आईएस, ये पार्ट ऑफ आईएस है, ये मैंने वहीं से ओपन किया है। नेक्स्ट चार्जेबल जहाँ पे कैपिटेशन लिखा हुआ है उसके ऊपर लिखा था फाइनल और उसके ऊपर लिखा है कैपिटल एसेट। तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि अगर आप लोगों ने अपने रिटर्न भरे हुए 2023 में और वेल्थ में प्रॉपर्टी दिखाई दी है और कैपिटल एसेट का ये फॉर्म नहीं भरा है तो आपका वो रिटर्न इनकम्प्लीट लिख दिया है और एफबीआर उसके ऊपर लेटर भेज सकते हैं कि भाई आपकी प्रॉपर्टी आ गई है, आपने इस फॉर्म को क्यों अपडेट नहीं किया है। और अगर आप प्रॉपर्टी वाले उसमें से कोई प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा, ये आपने भरा हुआ नहीं होगा, तो फिर आपको 1% जो भी वैल्यू होगी सेल एग्रीमेंट की उसका आपको पे करना पड़ेगा या फिर रिटर्न को रिवाइज करके इसको अपडेट करना पड़ेगा। इसमें अगर कोई प्रॉपर्टी पुरानी है 2-4 साल पहले की है और ये नहीं हुआ तो आप भी कर सकते हैं। इस साल आप जब 2024 आप भरेंगे तो आपने ये फॉर्म भरना है 1 by 1, ठीक है ना। इस फॉर्म की देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, इस फॉर्म की इंपॉर्टेंस ये है कि इसके अंदर अगर आपकी कॉमा की भी गलती हो गई तो एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रार आपका रिजेक्ट कर देगा ये फॉर्म। फर्स्ट करें कि आपका जो घर है आप रहते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, उसका नंबर है फर्स्ट करें A205, ठीक है, लेकिन आप हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और आपने यहाँ पे लिखना है कि मैं इस घर पे रहता हूँ और ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, ठीक है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने फीड करनी है। स्क्वायर आपने कवर्ड एरिया गलत दे दिया, मतलब 500 आपने दे दिया 300, तो हालांकि ये क्लरिकल मिस्टेक है, लेकिन रजिस्ट्रार को एक वहाँ मिल जाएगा, बोलेगा ये वो प्रॉपर्टी नहीं जो आप बेच रहे हैं, वो तो 500 गज की है और आप मेरे पास सर्टिफिकेट लाए 300 गज वाला, तो वहाँ पर क्या करेगा, आपको ब्लैकमेल करेगा। जिसके आप ओनर है मॉर्गेज की प्रॉपर्टी को अगर बैंक है तो जिस दिन वो आपके नाम पे हो जाएगी उसका काम नहीं करना। और इसमें अगर जैसे अगर प्रॉपर्टी का ताल्लुक विस्तार से नहीं है, लीज नहीं है, इसलिए तो उस सूरत में भी ये प्रॉपर्टी आपने बेच करेंगे, इसमें आप डेटा फीड करना है आपके पास ओनरशिप है। देखिए बहुत सारी जगहों पे आपके नाम पे ट्रांसफर बिल्डर है तो बिल्डर के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है प्रॉपर्टी, वो सब लीज कर देता है, वो आपके नाम पे डॉक्यूमेंट पे तो नहीं आती, लेकिन क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे डिक्लेयर करने से मतलब नुकसान नहीं हो रहा है, फायदा ही हो रहा है कि अगर आप बेचने जाएंगे तो अगर मांग लिए तो आप दिखा सकते हैं। और यहाँ पर उसकी जो वैल्यू होती है, जो एडिशन वो है उसका इसके अंदर दो वैल्यूज आएगी बेसिकली। इसके अंदर एक वैल्यू है जो आपकी कॉस्ट जब आपने खरीदा था और एक वो वैल्यू है जो एफडीआर की वैल्यू डिक्लेयर्ड है। फर्स्ट करें कि घर है 200 गज के ऊपर हिंदुस्तानी जोर में, वो आपने खरीदा था आज से 10 साल पहले और 5 लाख के ऊपर आपने उसको बुक किया था, तो आपके पास बैलेंस स्टेटमेंट 5 लाख का आ रहा है, लेकिन इसके अंदर आपने 5 लाख तो दिखाना ही, लेकिन आज की वैल्यू भी दिखानी है। तो फिर आप एफडीआर का जो टेबल है वैल्यूएशन का, वहाँ पे जाके देखेंगे गुलसाने जोर के इस ब्लॉक के पर स्क्वायर यार्ड के रेट क्या है। तो जब वो रेट आपके पास आ जाएंगे तो आप रेट मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों वैल्यू आपने दिखानी है कि जो खरीद की वैल्यू थी 10 साल पहले की और जो आज की वैल्यू थी। क्यों? क्योंकि इसका अगर आपके पास 2.5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी हो गई सारी मिला के तो आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा,
ठीक है। तो दैट्स वाई जब आप मार्केट वैल्यू डालेंगे एफबीआर की वैल्यू तो बढ़ जाएगी कीमत। फर्स्ट करेंगे 200 गज का घर है गुस्ताने जोर पे और उसका रेट है 45,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। तो अगर वही अगर 500 गज के ऊपर होगा तो ऑटोमेटिकली 2-2.5 करोड़ की तो मेरी एक प्रॉपर्टी होगी। तो अगर दो भी होंगी तो वो क्रॉस कर जाएगी 2.5 करोड़। वेल्थ स्टेटमेंट कॉस्ट हिस्टोरिकल जाएगी और यहाँ पे दोनों जाएगी, लेकिन वहाँ पे हिस्टोरिकल जाएगी, वहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट जाएगी। तो यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो रहा है इसलिए वो आपसे मांग रहे हैं एफबीआर की वैल्यू ताकि उसको टैक्स कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो जैसे ही आप 2.5 करोड़ की लिमिट एक्सीड करेंगे उन्होंने कुछ एग्जेम्पशन भी दी हुई कि अगर ये है तो आपकी वो प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगेगा। फर्स्ट करें आपके पास एक प्रॉपर्टी है वो है 3 करोड़ की, उसकी एफबीआर की वैल्यू 3 करोड़ है और एक और प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है 1.5 करोड़ की। तो टोटल आपके पास प्रॉपर्टी 4.5 करोड़ की हो गई। तो 2.5 करोड़ की लिमिट तो क्रॉस कर गई, लेकिन उसने फिर आपको बोला कि आपने बताया सिस्टम को कि ये 2.5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है इसमें मैं खुद रहता हूँ। अगर आप उसमें खुद रहते हैं तो उसके बाद टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट हो गया। तो बाकी कितनी रह गई आपकी 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को 2.5 करोड़ से नीचे तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा। लेट्स सपोज दूसरी प्रॉपर्टी भी 3 करोड़ की है और एक केस ऐसा आ गया कि एक प्रॉपर्टी 3 करोड़ की दूसरी भी 3 करोड़ की है। तो एक का तो आपने बोल दिया मैं इसमें रहता हूँ एग्जेम्पशन ले ली, जो दूसरी प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स लगेगा 1%। लेकिन अगर आपने ये बता दिया कि मैंने इसको रेंटल पे दिया हुआ है और इससे मेरी रेंटल इनकम आ रही है और मैं इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा भी रहा हूँ तो तब भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर प्रॉपर्टी शेयर होगी तो जो आपका शेयर होगा वो आएगा इसमें। अब जो आपका शेयर होगा तो फर्ज करें कि एक प्रॉपर्टी है 3 करोड़ की, उसमें 3 शेयर होल्डर हैं 1-1 करोड़ के, तो आपका जो कैपिटल एसेट में आप इंफॉर्मेशन डालेंगी 1 करोड़ की डालेंगी, उस पर टैक्स और लिमिट से नीचे आ गया और उसके पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा। तो वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर देखिए प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर्टी की 3 वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना। तो जब हम ट्रांजैक्शन करने जा रहे होते हैं तो वहाँ में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ट्रांजैक्शन एक्चुअल ट्रांजैक्शन के ऊपर पैसे ज़्यादा जा रहे होते हैं, ठीक है। सेल एग्रीमेंट किसी और वैल्यू का बना हुआ होता है, ठीक है। फर्ज करें कि एक प्रॉपर्टी की वैल्यू है 5 करोड़ की और सेल एग्रीमेंट बना हुआ है 2 करोड़ का। तो मैंने बैंक स्टेटमेंट से 3 करोड़ रुपये जो एक्स्ट्रा दिए हैं, सही है, तो मेरा रिटर्न तो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो जहाँ प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन आएगी वहाँ पे आपने बहुत केयरफुली चलना, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी की रिटर्न तो बहुत बाद में जाएगा, रिटर्न तो साल खत्म होने के बाद जाएगा। प्रॉपर्टी की जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं उससे आपका जो ब्रोकर है वो आपके साथ है। तो आपके ध्यान में सिर्फ 2 चीज़ें होनी चाहिए कि मेरी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एफबीआर वैल्यू पे हो रही है, सही, और जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ बायर को वो मैं पूरी करूँगा। तो फिर वो उस वक्त एट द टाइम आपने कुछ डिसीजन लेने कि मैंने पे ऑर्डर कैसे बनाने, मेरा इनकम टैक्स का चालान कैसे बनेगा, मेरा सेल एग्रीमेंट कैसे बनेगा और मेरी बैंक ट्रांजैक्शन कैसे मैनेज होगी कि अगर मैं प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ कि 2 करोड़ की और बैंक से निकले हुए 5 करोड़ रुपये, तो वो जो 3 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा निकले हुए हैं उनको मैं कैसे जस्टिफाई करूँगा, ठीक है ना। वो तो फिर आप बोलेगा कि नहीं जो आपकी पूरे की पूरी आपकी प्रॉपर्टी में आप इसको बुक करें। तो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो काउंटिंग हो जाती है, तो उसको आपने केयरफुली लेके चलना है। उसमें कोई भी सवाल होगा कि 1%, और अगर उससे कम की मालियत हो जैसे फ्लैट्स हैं डिक्लेयर करना जरूरी है। वो मतलब 2.5 करोड़ की मालियत की नहीं है, भले वो 2-3 भी हो, हाँ, तो तब भी नहीं टैक्स लगेगा, नहीं होगा। उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने की प्लानिंग करते हैं या लेते हैं तो कुछ लोग कहते हैं हमें इतना तो आप कैश दें, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपये कैश दे दें, इतने आप वो कैश देना चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए यही चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर ये कॉम्प्लेक्स आता है, वो जो आपसे बेसिकली कैश की डिमांड कर रहे हैं वो वही डिफरेंस है, प्राइस का डिफरेंस है, जो एफबीआर की वैल्यू जिसके ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे और जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स जो बायर है अगर वो पूरे आपसे ले लेगा 5 करोड़ रुपए, ठीक है ना, तो उसको कैपिटल गेन दिखाना पड़ेगा। अब जो बायर है फर्स्ट करें उसने प्रॉपर्टी बेची 2 करोड़ की और उसने अपने पास दिखाई हुई थी उसको सपोज 1 करोड़ का, तो अगर वो आपसे 2 करोड़ रुपए लेगा तो उसको गेन कितने का होगा 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ का 15% दे देगा।
लेकिन अगर वो आपसे पूरे 5 करोड़ दे देगा तो उसका जो कैपिटल गेन होगा 4 करोड़ का होगा। तो नए लॉ के हिसाब से उसको 4 करोड़ के ऊपर 15% देने पड़ जाएंगे। फिर वो दैट वाला सेल कर रहा है तो सेल भी अगर वो 3% करेगा 5 करोड़ का तो फिगर कहीं और जाएगी, तो 2 करोड़ का 3% देगा। तो हर जगह पे जो है ना टैक्स के जो रेट्स हैं वो चूँकि इतना ज़्यादा डिफरेंस है प्राइसेस का कि उसको फिर वेट करना पड़ता है आपको, तो ये मैटर करना पड़ता है। बचने के लिए तो वो कैश मांग रहे थे ना कि आप इतना कैश उसी लिए कि आपको टैक्स कम देना गाड़ी पड़ता खरीद रहे हैं तो कहते हैं इतना आप हमें कैश दें और इतना आप हमें इतना आप- पे आउट करवा दें। है। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसकी वजह ये है कि रेट डिफरेंस की वजह से। तो ये हमें करना, अगर हम मना कर दें तो वो चीज़ नहीं है। लेकिन आप उसको बेसिकली देखें 2 वे ट्रैफिक है ये। लेकिन फर्स्ट करें एक शख्स है उसने रिटर्न भरा अपना, सही है, और उसने अपने पर्सनल एक्सपेंस के अंदर पूरी इनकम कंज्यूम कर दी, तो उसके पास कैश कितना हो गया 0। हालांकि उसने पूरी इनकम कंज्यूम नहीं की थी, उसने सिर्फ अपनी आसानी के लिए, सही है ना, ये पूरा एक्सपेंस आउट कर दो, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, हालांकि उसके पास बच रहा था, सही है। तो वो जो कैश उसके पास था लीगल वो उसने एक्सपेंस आउट करके अपना 0 कर दिया। तो इसलिए अब ये जब आप रिटर्न अपना भरें तो जो भी आपकी इनकम हो उसका पर्सनल एक्सपेंस 50 या 60% से ज़्यादा ना रखें। 40% आप सेव करें पेपर के ऊपर, क्योंकि फिर ये इस तरह की जो ट्रांजेक्शन होती है वहाँ ये पैसे आपके एकदम काम आते हैं। कि फर्स्ट करें शुरू में हमने एग्जाम्पल ली थी कमेटी की, ये कमेटी बेसिकली बज़ाहिर तो मेरी इनकम से ही जा रही है लेकिन वो एक्सपेंस नहीं है, सही ना, वो मेरी समझे इन्वेस्टमेंट है, वो सेविंग है जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर मैं उसको एक्सपेंस आउट कर दूंगा तो कल को कमेटी निकल आई तो मेरी इनकम तो हिट हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसको सेविंग दिखाई नहीं थी अपने पास। तो प्रॉपर्टी के अंदर भी ट्रांजेक्शन इसी वजह से होती है, तो आपको बेसिकली इसको मैनेज करके करना पड़ेगा। अच्छा हमारे पास 10 मिनट और हैं, 10 मिनट में जो भी चीज़ उसकी होगी वो कवर कर लीजिएगा, उसके बाद फिर हम इसको सेशन करेंगे, उसके बाद इसके इंडिविजुअल बात भी करना चाहे वो भी कर लीजिए, कई लोग जाने के लिए तो दो सेशन लोन शो कर सकते हैं कि अंदर लोन ये पे करते हैं। नहीं, लोन के अंदर में ट्रांजेक्शन जो है, लोन जो है बेसिकली हर चीज़ की उन्होंने एसओपी दे दी है। अगर लोन आप शो करेंगे तो फिर आप जिससे लोन लिया उसका एनआईसी शो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर लोन अगर बैंक टू बैंक आएगा तो लोन कंसीडर होगा, वरना वो इनकम कंसीडर होगा। उन्होंने हर चीज़ को एसओपी है, हमें देख मान के चलना है। अच्छा, हम जैसे किसी और से करवाते हैं, मैंने आज तक तो कुछ नहीं किया, तो वो तो यही करते थे कि वो सारा शो कर देते थे, सब खर्च हो गया, सेविंग है। अब मुझे ये बात पता चली तो मैं उन्हें कहूँगी कि ऐसा ना करें। देखिए बेसिकली यही सबसे बड़ा एरर जो है, खरीदने जाती हूँ तो ज़ाहिर है बैंक से पैसे निकालूंगी तो कहेंगे कहाँ से खरीदा। बेसिकली आपको ये प्रॉब्लम होगी कि बैंक के अंदर बैलेंस है, इनकम कैश घर में रखी हुई है, और लेकिन पेपर के ऊपर मतलब इनकम 0 है मेरे पास। उसके बाद जब मैं कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, हालांकि वो पैसे मेरे पास वाइट है, उस पर ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूँ, लेकिन मैंने पेपर में उसको यूज़ कर लिया। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम आती है पूरा पर्सनल एक्सपेंस आउट करने में। मेरी सिस्टर है वो इदारे में वहाँ पे इदारे की बदली की वजह से जो बैंकिंग सर्टिफिकेट है उसमें उनके नाम के अंदर एक तरह की स्पेलिंग मिस्टेक थी। अब ज़ाहिर है वो इदारा सीधा वो नहीं करता, उसको फिर इसकी करेक्शन करेक्शन एपीएस नाम बस हो जाएगी, ऑनलाइन नहीं, आपने ईमेल डालनी होगी, इस्लामाबाद में ईमेल डालेंगे एनआईसी के साथ, सही ना, तो वो कर देगा, सही है। तो देखिए मैं प्रॉपर्टी के ऊपर इसलिए कंसर्न कर रहे हैं कि ये बहुत कॉमन ट्रांजैक्शन है, इनकम टैक्स रिटर्न तो भी मैनेज हो जाता है। प्रॉपर्टी में आपने सिर्फ वो प्रॉपर्टी दिखानी जिसके आप ओनर हैं, जिसके आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो प्रॉपर्टी नहीं है आपकी, सही है। ऑन पेपर आपके पास नहीं मतलब आप उसमें बिल्कुल रह रहे हैं, तो रह भी रहे हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो उसकी ओनरशिप नहीं है, आप उसका एडवांस में दिखाएं, एनी अदर एसेट में दिखाएं। जिस दिन आपके पास उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए वो दिन आपकी प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि देखिए नया फॉर्म उन्होंने ऐड कर दिया कैपिटल एसेट में, सही है ना। तो जो ओनर जिस प्लॉट के ओनर है वो आपका है, जिसके आप ओनर नहीं है वो आपने दिखाना तो है, क्योंकि उसकी आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो एडवांस में दिखाते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर इसी तरीके से और दूसरे एसेट्स हैं, कार की सेल परचेज है, ठीक है, कार की सेल परचेज में अभी जैसे बात हो रही थी कि
उसके अंदर भी यही होता है कि फर्स्ट करें गाड़ी है 20 लाख की, सही है। अब देखें डिपेंड मेरे ऊपर करता है। बायर से मैंने बात की यार 20 लाख की तो गाड़ी है ये, मुझे अपनी टैक्स प्लानिंग भी करनी है क्योंकि मेरे 20 लाख पूरे ज़ाया हो जाएंगे। अगर मेरे पास 20 लाख है मैं कोशिश करूँगा 15 लाख का उसको चेक दे दूँ, बाकी बोलूँ कैश में ट्रांजेक्शन करना है। मैं ये गाड़ी अपने पास 15 लाख में बुक करूँगा तो मेरे पास जो पैसे हैं जो मैंने इनकम टैक्स दे के मेरे पास रखे हैं, मैं उसको जितना मैं सेव कर सकता हूँ उतना मैं इसको सेव करके चलूँ, ताकि अगर किसी जगह पे मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाए। अब फर्स्ट करें उसकी एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। आपने एक प्रॉपर्टी बेची है, वो प्रॉपर्टी आपने वो पेपर बेची है 2 करोड़ रुपए की, लेकिन जो बायर है वो बोला नहीं यार मैं तो आपको पूरी पेमेंट करूँगा, सही है ना। तो ये साइड का मैं आपको बता दूँगा तो यार ये साइड ही अरे तो बस मैं उससे पूछ लिएगा यार, वो नंबर दे देना, मैं ये साइड में वीडियो बना के भेज दूँ। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आपने एक प्रॉपर्टी 2 करोड़ की बेची, लेकिन जो बायर है वो बोल रहा है मैं तो ये आपके अकाउंट में 3 करोड़ दूंगा, सही है, क्योंकि मेरे पास तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो आपके पास वो जो एक्स्ट्रा करोड़ रुपए आ रहे हैं, आपको पता है कि ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह की ट्रांजेक्शन होती है, तो फिर आप उसको क्या बोलेंगे, ठीक है यार आप मुझे 1 करोड़ रुपये कैश डिपॉजिट करो। तो वो जो कैश डिपॉजिट करेगा आपके अकाउंट में, वो आपके पास ऑलरेडी 1 करोड़ रुपये 50 लाख रुपए 40 लाख रुपए अगर आपने पैसे बचाए हुए होंगे तो आपके बैलेंस स्टेटमेंट के अंदर आ रहे होंगे, वहीं से उठा के आप कैश डिपॉजिट कर देंगे। तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई जो मेरा कैश इन हैंड था वो बैंक के अंदर आ गया, ठीक है ना। मैंने जो ये प्रॉपर्टी सेल करके एक्स्ट्रा 3 करोड़ रुपये नहीं कमाए, 1 करोड़, ये तो कैश इन हैंड था, ये मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक का वो जो पर्सनल एक्सपेंस है, जब आप वो सेव करना शुरू करेंगे तो आस्ते आस्ते आपके पास वाइट कैश जनरेट होता रहेगा, ईयर टू ईयर। 2-3 साल के बाद एक इतना अमाउंट आपके पास जमा हो जाएगा कि लेट सपोज अगर आपने कोई एक्सपेंस आउट करना है तो कैश आपने फ़ौरन बैंक में डिपॉजिट किया, कैश तो आपके पास होगा, वो आपने बैंक में डिपॉजिट किया और उसके बाद आपने जो है उसको लीगलाइज कर दिया। और कोई ऐसा सवाल? सर एक सवाल ये है कि ओल्ड एज जो लोग हैं जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो रिटायर हो गए जॉब से, सही और अपनी प्रॉपर्टी अपनी बच्ची वगैरह जा रहे हैं, उसके केस में मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमने कभी टैक्स फाइल नहीं किया, प्रॉपर्टी हम ले गए नहीं, इसके अंदर देखें अगर आप जो मैं सवाल समझा हूँ कि रिटर्न कभी फाइल नहीं हुआ है, हमें एक अमाउंट मिल गया सेटलमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एक बड़ा अमाउंट मिल गया, सही। अब जाहिर सी बात है कि मैंने वो जस्टिफाई, वो भी 10-15 साल रिटर्न मैंने कभी फाइल नहीं किया, तो मैं फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब रिटर्न फाइल करूँगा मैं, तो उसमें मैं बनाता हूँ अपनी ओपनिंग वेल्थ कि जिस तारीख को मैं रिटर्न भर रहा हूँ उस तारीख को मेरे पास क्या क्या असासे थे। तो जाहिर सी बात है अगर फर्ज करें कि 15 साल पहले अगर किसी के पास कोई अमाउंट मिला है और वो आज रिटर्न भर रहा है तो वो जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि वो सारा अमाउंट अभी तक मैंने सेव रखा हुआ है। लेकिन एक मैक्सिमम अमाउंट वो आप दिखा सकते हैं कैश इन हैंड कि जो ट्रांजेक्शन आपने आगे करनी है प्रॉपर्टी की FBR वैल्यू की, वो आप अपने पास ओपनिंग वेल्थ के अंदर दिखाएँ, ताकि कल को जब आप प्रॉपर्टी बाय करें तो आप जस्टिफाई कर सकें कि भाई ये मैंने इतने साल जॉब की थी, ये मेरी सेविंग्स है 8 साल की, ठीक है, इससे मैंने ये प्रॉपर्टी बाय कर ली, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बस ये जो आपसे बात कर रहे हैं पीछे सपोर्ट होनी चाहिए, मतलब आप फर्ज करें कि डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास कि भाई आपने इतने साल सर्विस दी है, ये उसके अगेंस्ट में ये अमाउंट आया। और बहुत से लोग जो बेसिकली सऊदी अरब से या दूसरी जगहों से आते हैं अपनी पूरी सर्विस कवर करके, वो यहाँ इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में। चूँकि उन्होंने कभी रिटर्न भरा हुआ नहीं होता है तो FBR प्रॉपर्टी का डाटा उठा लेता है, ठीक है, रजिस्ट्रार से, और उनको लेटर भेज देता है कि भाई आपने ये 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप बेसिकली इसको जस्टिफाई करें। तो फिर वो जितनी भी इनकी इनकम्स होती हैं बेसिकली वो तो नॉन रेजिडेंट है जो मैंने आपको बताया, उनके ऊपर लागू नहीं था, उन्होंने कभी रिटर्न भरा ही नहीं अपना। लेकिन उनके पास में चूँकि पे स्लिप्स होती हैं, उस मुल्क की बैंक स्टेटमेंट होती है जिसमें सैलरी जारी होती है,
तो वो सारी भी प्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो ये हमारी जो हमने प्रॉपर्टी ली है, ये हमारी पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये हमारी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है, और वहाँ पे हमने टैक्स पे किया हुआ है, तो फिर हम क्लियर हो जाते हैं। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास हर चीज़ का होना चाहिए। सही है। सही सही। देखें ये बेसिकली FBR जो है ना बेसिकली कर क्या रहा है कि वहाँ पे चल रहा है ऑटो जनरेटेड मैसेज निकलते हैं वहाँ से सिस्टम से, अब कोई बंदा नहीं निकल रहा है। अब उन्होंने देखा कि ये इस NIC से मेरे पास रिटर्न आ रहे थे, अब गैप आ गया, उन्होंने बोला इस कमांड के ऊपर सबको नोटिस इशू कर दो। अब क्योंकि अगर उनको फाइनल बनना है, कोई ट्रांजेक्शन करनी है, लेट्स सपोज प्रॉपर्टी का वो करना है, इनहेरिटेंस करनी है, तो फिर तो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं बनेंगे फाइनल, उनके बाद नॉन फाइनल के रेट लग जाएंगे। यहाँ अब ये फाइनल का जो कानून आया ना, यहाँ पर मजबूरी होगी। हाँ, पहले आज 2024 का रिटर्न आप भेजें उनका, भले आप वो जीरो का भरते हैं या उनके नाम पे जो एसेट है उसको डिक्लेयर करते हैं, इनकम नहीं है, एसेट है, जी वो आप दिखाते हैं। इसके अलावा और कोई सवाल हो तो अब कोई भी अगर सवाल हो तो ग्रुप के अंदर डिस्कस कर लेंगे, तो वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। मैंने इससे पहले अर्ज़ किया था कि फैसल भाई की माशाल्लाह सलाहियत ये है कि आप सवाल कर करके थक जाएंगे, लेकिन ये हर चीज़ का इतना मुफस्सिल और डिटेल जवाब देते हैं कि उसके नतीजे में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका पूरा एक तशफ़ी भी हो जाती है। मैं एक बार फिर आप तमाम अहबाब का बिलखुसूस जो है तशरीफ़ लाए उनका मशकूर हूँ, और उसके साथ साथ प्रोफेसर नईम तारिक नारिजो साहब जो है हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप प्रिस्टन यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी माशाल्लाह उसके वाइस चांसलर हैं, वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। आपके आमद का सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इब्तदाई तौर पे कि यहाँ पे ये जो इवेंट हमारा हुआ है ये बुनियादी तौर पे 2-3 ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन से हुआ है। तो इसमें जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ शामिल रही हैं उसमें इंस्पायरिंग टाइम लीडर से सैयद मोहम्मद फ़ारूक साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनका भी हम बहुत मशकूर हैं कि वो तशरीफ़ लाए यहाँ पे। इसी तरीके से जो हमारे एक खासी लोगों ने गुजारिश की थी कि भाई कोई मीडिया को ऑनलाइन को सिलसिला हो जाए, तो वो हमने भागम दौड़ में कुछ बात की। हमारे दोस्त हैं MFM के प्रोडक्शन के जो डायरेक्टर हैं मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी साहब, उनके हम बहुत मशहूर हैं कि वो और उनकी टीम यहाँ पे मौजूद है, उनके साथी भी मौजूद हैं यहाँ पे, कि उन्होंने इस प्रोग्राम को जो है वो ज़रा कहने रिकॉर्ड कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये ऑनलाइन मौजूद है, तो वो इसका लिंक इंशाल्लाह आप लोगों से वो भी शेयर कर लेंगे ताकि मुफस्सिल आप इसको देख सकें। बाकी ये प्रोग्राम जो हमारे ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो 2K प्लेटफॉर्म से हुआ है, मैं खाली नाम से और काम से आप लोग वाकिफ़ हैं उसके। मैं गुजारिश करूँगा अख्ताम पर कि हम सर को एक दस्ता पेश कर लेते हैं, तो मैडम आप भी आ जाएँ, डॉक्टर निदा, डॉक्टर तहसीन और इसी तरीके से हमारे साथ बहुत सारे लोग 5-6 लोग पूरी टीम का हिस्सा हैं। मैं सबका मशहूर हूँ क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है, फ्लायर सोचने से लेके चीज़ों को तय करने, फिर फ्लायर बनाना, लोगों की रिसेशन लेना और इस सारे काम के नतीजे के अंदर बाहर ये काम मुमकिन हो पाता है। तो इन तमाम साथियों का भी बहुत शुक्रिया जो तशरीफ़ लाए। फैसल भाई और फ़ारूक साहब दोनों ये ऐसी प्रोफेशन से मुताल्लिक़ हैं। हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, आप मेरे ख्याल अहबाब मौजूद हैं, शायद कोई माशाल्लाह ये हुआ कि जो नहीं होगा, और अगर आपने इस सेशन की रजिस्ट्रेशन कराई है तो एट द एंड ऑफ सेशन इंशाल्लाह ख़त्म हो जाए तो आपका डेटा जो है वो मतलब डेटा की बुनियाद पे आपके नंबर्स उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल कर देंगे। तो वहाँ कोई भी इशू होता है आप सवाल पूछ लेते हैं, जैसे फुर्सत होती है वो कर लेते हैं। इसके अलावा कंसल्टेंसी भी अगर आप लोग चाहें, कोई इंडिविजुअल करना चाहे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो सारा इसलिए कर रहा हूँ, तो कोई करना चाहे तो वो भी इनके कंपनी के थ्रू हम काम करवा सकते हैं। ठीक है जी, आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी मतलब अपने बैठ के बात करना।